नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए शानदार दिन। अच्छे से पहले वाली प्लेट दिखाइएगा, क्योंकि हम जब क्रूड की बात करते हैं, डॉलर रुपये की बात करते हैं, आज वहाँ से सपोर्ट नहीं है मार्केट को। फिर भी मार्केट गुलजार है। एक बार जरा आप लेकर आइए मेन प्लेट। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और अब लेकर आइए जरा आप हमारा ओवरऑल सेटअप। और आज की सबसे शानदार चीज़ निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी सब में रैली है आज। अक्रॉस द बोर्ड रैली है आज। एक अच्छी चीज़ ये मार्केट के लिए। सुबह हमने बात की थी कि मार्केट में करेक्शन खत्म होने के समीकरण बैठ रहे हैं। जिस तरीके से ओवरनाइट समीकरण बैठे, बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, बैंक निफ्टी में गोल्डन क्रॉसओवर और भी बहुत कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि आज मार्केट में शायद एक अच्छा दिन बैठ सकता है। और अभी तो आखिरी का 1 घंटा 40 मिनट बाकी है। जिस तरीके का मोमेंटम है, लेट्स सी, अगर आखिरी में कुछ और थोड़ा सा और पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हो जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। बस एक बैंक निफ्टी थोड़ा सा उस 600 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है, 57,600 के, वो थोड़ा सा अटक रहा है। बट खैर, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल के लिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल में तेजी के बावजूद बाजार में बुल्स का जलवा। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ठंडी होने से जोरदार तेजी। निफ्टी करीब 160 पॉइंट चढ़कर 24,250 के पार। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की रैली। आईटी और बैंक्स दोनों ने भरा जोश। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार तेजी। 6% फिसला इंडिया विक्स। कैश पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम का असर। सेबी ने 13 अगस्त को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर हुई गड़बड़ी पर लिया बड़ा एक्शन। कैपिटल मॉरिशस और मॉरिशस के शेयर पर बाजार में कामकाज पर लगाई रोक। मैनिपुलेशन से कमाए गए 3 करोड़ 68 लाख रुपए भी किए जब्त। आज कैपिटल मार्केट में सबसे ज़्यादा तेजी। इंडेक्स करीब 2% मजबूत। एमसीएक्स और मोतीलाल ओसवाल 4 से 5% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही रियल्टी में भी रफ्तार। एनबीएफसीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छी खरीदारी। सोने में जोरदार उछाल से चमका मुथूट फाइनेंस। करीब 4% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही मणिपुरम में भी रफ्तार कायम। उधर ब्लॉक विंडो में सौदा होने के बाद केफिन में खरीदारी कायम। करीब 2% मजबूत शेयर। सभी में सुबह बिग स्टॉक्स में लिया गया था पॉजिटिव व्यू। आज न्यू एज शेयरों का जलवा। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से स्विगी में खरीदारी करीब 3% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही इटर्नल निफ्टी का टॉप गेनर बना। उधर दूसरे न्यू एज स्टॉक्स पेटीएम, कार्ट्रेड, ग्रो में भी 2 से 4% की रैली। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ज के दम पर एपीएल अपोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील, डालमिया भारत में अच्छी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट 361 और डिक्सन टेक में भी 2 से 3% का उछाल। सूत्रों के मुताबिक एनएसई अपने ही प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की मांग सकता है मंजूरी। परमिट टू ट्रेड नियमों के तहत सेबी को दे सकता है अर्जी। खबर के बाद बीएसई में दबाव। शुगर शेयरों की मिठास जारी। बलरामपुर चीनी और द्वारिका शुगर में करीब 13 से 14% का उछाल। साथ ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान और उच्च शुगर्स में भी करीब 5 से 9% की मजबूती कायम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज के मार्केट की। मार्केट में आज शानदार तेज़ी का दिन। और सच बताऊं तो परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ी थोड़ा ना है। 2.25% ऊपर है। लेकिन ये तेज़ी भी अच्छी लग रही है, क्योंकि 11 दिन से आदत ऐसी हो गई थी कि अब बोलें क्या, है ना, शो में। और ऐसे में 150 पॉइंट भी कितना अच्छा लग रहा है ना। 150 पॉइंट की रैली से भी ऐसा लग रहा है कि अरे वाह, क्या रैली आ गई मार्केट में। वरना 150 पॉइंट 1% भी नहीं होता। लेकिन फिर भी 11 दिन का जो हमारा एक लोअर हाइज का ट्रेंड है वो टूटा है। 11 दिन की कैंडल रखिएगा एक बार। और इवन लो बहुत शानदार तरीके से प्रोटेक्ट हुआ है। जो कल का लो था 24,025, उसके मुकाबले आज का लो 24,184। ये अपने आप में आपको बता रहा है। ऑब्वियसली हाई उतना तेज़ी से ब्रेक नहीं होगी। कल इंटरडे में गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी हायर हाई और हायर लो अब मार्केट बना चुका है। टचवुड, मतलब लास्ट में नहीं गिरावट आनी चाहिए। और निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों से सपोर्ट मिला आज मार्केट में। दोनों इंडेक्स ने अच्छी आपको बाइंग दिखाई। निफ्टी बैंक थोड़ा सा डे हाई पर आकर अटक रहा है। निफ्टी आईटी में भी थोड़ा डे हाई से प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन मोर और लेस दोनों अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है। आज हुआ क्या, डॉलर के गिरने और बॉन्ड यील्ड के ठंडे पड़ने का एक इम्पैक्ट आया। प्लस जैसा हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट उस लेवल पर आ गया था जहाँ पर वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। बैंक निफ्टी का गोल्डन क्रॉसओवर था। मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी नेगेटिव हो चुकी थी। ये सब एक आपको इंडिकेट कर रहे थे कि और कुछ नहीं तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस बनता है मार्केट का। कच्चा तेल 93 के पार,
फिर भी बाज़ार में शानदार तेज़ी है और मार्केट ब्रेथ ये आज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी कॉन्टेक्स्ट में रखिए। हम 1:1.5 इस तरीके की मार्केट ब्रेथ देख रहे हैं। आज बाकायदा 2:1 यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर हैं और ये मोर और लेस पूरे दिन पैरेलल लाइन की तरह रहा है, तो ये अच्छी चीज़ मार्केट के लिए। चलिए लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा हमारे लिए। राइट, आखिरी का 1 घंटा 40 मिनट कैसा रहेगा इस मार्केट के लिए, और जिस तरीके से तेज़ी है, फिंगर क्रॉस्ड ऐसे ही बरकरार रहे ये तेज़ी इस मार्केट में। इनफैक्ट सुबह यही व्यू लिया गया था कि कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं मार्केट में जिसको देखकर लग रहा है अब वो जो बड़ी वाली करेक्शन थी शायद थमे, और आज मार्केट ने अच्छा किया है। बैंक निफ्टी ने साथ दिया, आईटी, रियल्टी, पैक सभी ने साथ दिया। ब्रेथ ने, स्मॉल कैप देखिए आप 1% ऊपर है, ब्रेथ शानदार है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये अहम, हमारा नज़रिया तो पहले सटीक बैठा, आपने कहा था कि आज मार्केट में तेज़ी की उम्मीद है और वही होती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से अभी भी ब्रेंट $93 पे बना हुआ है, रुपए थोड़ा कमज़ोर है, उसके बाद इस तरीके की तेज़ी, क्या कन्विक्शन वाली तेज़ी आप इसे मान रहे हैं? क्या आगे कंटिन्यू करेगा ये, क्या लगता है आपको? देखिए श्रेया, इस समय ना मार्केट में आप बहुत लंबा व्यू नहीं ले सकते। मतलब ये ना प्लान करें कि मैं अभी सुबह मुंबई से निकलूँगा रोड ड्राइव पे और गोवा में जाके आज शाम को मैं क्या करने वाला हूँ। पहले तो ये प्लान करें कि अगला पिट स्टॉप मैं कहाँ पे लूँगा, है ना, शायद पनवेल पर। उसके बाद अगर मुझे क्या लंबा ब्रेक लेने की ज़रूरत है तो वो मैं कहाँ पे लूँगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं गोवा पहुँच जाऊँगा फिर क्या करूँगा। ये मतलब इस तरीके से मार्केट में आपको एक अप्रोच रखनी होगी, ठीक है। सुबह हमने एक नज़रिया लिया था कि करेक्शन खत्म होने के साइन है, ठीक है। हम वेट करेंगे उसकी कंफर्मेशन की कि गैप अप टिके और मार्केट पहला घंटे के हाई के ऊपर निकल जाए, जो मार्केट ने किया, ठीक है। और अब एक सेंस बन रही है, देखिए पूरी सर्टेनिटी के साथ तो आप कभी नहीं कह सकते हैं, अब एक सेंस बन रही है कि निफ्टी 24,000 आसानी से अब नहीं तोड़ेगा। और वो जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ना, हमने वापस एक बार, और देखिए ट्रेंड लाइन की बहुत वैल्यू होती है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से आप बाउंस दिखाते हैं तो फॉलो थ्रू मिलता है नॉर्मली। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अब आप एक बार वापस 24,600 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका रिस्क है करीब 200 पॉइंट का, रिवॉर्ड है करीब 400 पॉइंट का, अभी के लिए इतना है, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी फंस रहा है, हालांकि स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी गिरा है, लेकिन मुझे जो कंफर्ट चाहिए उसके लिए 57,600 के ऊपर का ब्रेकआउट ज़रूरी है। वो कंफर्ट मुझे अब तक मिला नहीं है, 57,600 के ऊपर वाला 150 से ऊपर है, लेकिन फिर भी गैप अप में फॉलो थ्रू नहीं है बैंक निफ्टी में। ये थोड़ा सा मुझे बस एक फॉलो थ्रू मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, आज एफआई का डेटा काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि आज शायद निफ्टी फ्यूचर्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग नज़र आए, ये पॉसिबल है। पिछले कई दिनों से एफआईएस की लगातार शॉर्टिंग है, सिर्फ है ना, वन वे शॉर्टिंग रही है एफआईएस की, तो शायद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो। आज थीम्स चलिए, आज की सबसे बड़ी थीम है शुगर, और आई थिंक सीएनबीसी आवाज़ पर हमने एक अहेड ऑफ द कर्व आपको बताया था, आई थिंक एक हफ्ता हो गया होगा। बलरामपुर चीनी, अवध शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, कोई भी आप इनके सबके एक हफ्ते का चार्ट रख दीजिए और देखिए क्या पैसा बना कर दिया इन स्टॉक्स ने, ठीक है ना। और लिक्विड है सारे के सारे स्टॉक्स, ऐसा नहीं है कि कोई इलिक्विड स्टॉक्स है, कोई उस तरीके के स्टॉक की बात नहीं करते हैं हम जो इलिक्विड स्टॉक्स हैं। लिक्विड स्टॉक्स में आपने इस तरीके के मूव्स बनते हुए देखे हैं, ठीक है, यहाँ पर अच्छे मूव्स आए हैं। अब आते हैं इंडेक्स के लेवल्स पर। निफ्टी पर आपका सपोर्ट रहेगा करीब करीब 24,150 से 24,200, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 24,300 से 24,350। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट है 57,200 से 57,500 का, और रेजिस्टेंस है 57,600 से करीब करीब 57,900 के करीब। अच्छी बात यह है कि आज कच्चे तेल के $93 के करीब आने के बावजूद मार्केट चला है। आई थिंक ये अपने आप में एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। 93.33 हो गया अब तो। खैर लेट्स सी, बीरू के पास चलते हैं आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। बीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। पहला स्टॉक में जो मार्क कर रहा हूँ अनुज, वो है CDSL कैपिटल मार्केट थीम में, स्पेशली अगर आप देखें वो जहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिन में कंफर्ट आया था, हालांकि ये कल स्टॉक गिरा था लेकिन इसने चैनल को मेंटेन किया है। आज करीब करीब 1359 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट नहीं है, बट एच पे है और ये सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। आज 1354.90 ओ आई रखिएगा प्लीज़ जरा एक बार स्क्रीन पे। तो कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत वो थीम्स जो कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करती हैं, और डिपॉजिटरीज को इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। AMCs और डिपॉजिटरीज ही अच्छा कर रहे हैं, तो 1359 पे पहला स्टॉक CDSL। फिर लेके आता हूँ मैं बैंकिंग में, दैट्स RBL बैंक 2.5% ऊपर 392, और ये स्टॉक अब ऑलमोस्ट अपने, आप ये समझिएगा कि
अक्टूबर 19 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, यानी करीब 7 साल के ब्रेकआउट पॉइंट पे, और ये शॉर्ट होल्डर्स को बैकफुट पे डालता हुआ 30 लाख शेयर, अप्रॉक्सीमेटली 29 लाख शेयर प्रिसाइसली यहाँ पे घटे हैं। अच्छे शॉर्ट कवरिंग और इनफैक्ट हायर स्ट्राइक्स के अगर आप बिहेवियर को देखें, वहाँ पे ओआईज को देखें, तो लग रहा है कि ये मोमेंटम को ये जो है वो थोड़ा सा और कैरी कर सकता है। उसमें एक आरबीएल बैंक हो गया, और मैं यहाँ पे एक लेके आऊँगा LIC अनुज, ये अच्छा करता हुआ। LIC की प्लेसमेंट भी अच्छी लग रही है, 2% ऊपर। आज ये भी लोअर ट्रैजेक्टरीज पे एक अच्छा सा फ्लैग का ब्रेकआउट, 415 पे फ्लैग का ब्रेकआउट था, अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, 21 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में घटे और अब सारे एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो ये 3 स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा इनका मोमेंटम जो है वो इम्प्रेस करता हुआ। हालांकि अनुज, मैं प्रश्न के तौर पे वो था ना, एक मूवी थी मेरा साया, तू जहाँ जहाँ चलेगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। अब हम चल रहे हैं, बट क्रूड भी 93 पर। बट मैं अपने प्रश्न को चेंज करता हूँ क्योंकि श्रेया ने काफ़ी हद तक ये पूछ लिया है। अनुज, जिस तरीके से अब यील्ड ने बिहेव किया कल, और जिस तरीके से प्रीशियस मेटल्स कर रहे, डॉलर इंडेक्स की सुबह हमने बात भी की थी, क्या गोल्ड या फिर गोल्ड से रिलेटेड संबंधित मुथूट मन्नापुरम, गोल्ड NBFCs पे फोकस करना चाहिए क्या फॉर द टाइम में? बिल्कुल, बहुत शानदार फिल्म थी वैसे, सुनील दत्त और साधना का डबल रोल था। और तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, है ना वो। देखिए, खैर मूवी की बात हम कल करेंगे ना, आज नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से साथ साथ चलने के ट्रिगर्स हैं वीरू, साथ साथ चलने के ट्रिगर्स हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से इस समय जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट है ना, क्यों आज सुबह हमने मुथूट पर ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव व्यू लिया था, मुथूट और मनापुरम पर। मनापुरम हालांकि बैन में था क्योंकि एक तो गोल्ड ऊपर आया था, और एक आपके NBFCs में आज रैली की उम्मीद थी क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स नीचे आई थी। ये आपके लिए एक एल्गो पॉजिटिव था। आई थिंक अगर आज का मुझे जो ज़्यादा अच्छा मूव लगा ना, वो IT का लगा, क्योंकि आज IT के पास रीज़न था करेक्ट होने का, नहीं हुआ IT करेक्ट। आई थिंक ये अपने आप में एक और अच्छी चीज़ है कि सेकंड अटेम्प्ट होगा 200 डे मूविंग एवरेज का। आई थिंक ये भी एक चीज़ होगी जो क्रूशियल होगी। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं फिर। राइट सर, स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हो रही है और 2 स्टॉक्स रखना चाहूँगी स्क्रीन पर। रखिएगा MCX, जो वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है 5.5% की तेज़ी के साथ, और दूसरी ओर BSE रख दीजिए जो 1.5-2% नीचे वायदा का टॉप लूजर में शुमार है। सुबह सटीक एनालिसिस, और इनफैक्ट आज ही नहीं सर, पिछले कुछ सत्रों से हमने लगातार चर्चा की है BSE और MCX पर। BSE गिरता ही जा रहा है और MCX चलता ही जा रहा है। सटीक एनालिसिस सुबह भी हुई थी, आगे भी यही अप्रोच रहेगी दोनों काउंटर्स पर? देखिए, पहले तो ना दोनों का एक हफ्ते का चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, और उसके बाद मैं आपको आज का चार्ट दिखाऊंगा दोनों का, क्योंकि हमने आज भी BSE पर नेगेटिव व्यू लिया था। हाँ। ठीक है, एक बार एक हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा। ये देखिए, ये MCX है, 2 डिप आई इसमें, दोनों में बाइंग आ गई। और अब BSE लेकर आइएगा आप जरा, सेम चार्ट 7 डेज का BSE का, ये 6% नीचे है। और ये 7 डेज का चार्ट दिखा रहे हैं हम क्योंकि ये हमने अहेड ऑफ द कर्व लिया था। देखिए, अब तो वर्डिक्ट आ चुका, तो अब कह सकते हैं, हमने तो वर्डिक्ट आने से पहले ये व्यू लिया था। अब मैं आपको बताऊं, आज का इंटरडे रखिएगा BSE का। कई दिनों से ये हमने एक व्यू लिया है इस मार्केट में, बाय MCX और सेल BSE। हाँ। आज भी यही व्यू था। आज भी खुलते ही BSE ने बहुत शानदार आपको, मतलब इसे कहते हैं ना, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी। आज जो BSE ने ट्रेड दिया ना, खुलते ही एक गैप अप खुला और बस उसके बाद मक्खन की तरह नीचे आया। मतलब ट्रेडर को अगर एक ट्रेंड समझ में आ जाए ना, उसके लिए इससे बेटर ट्रेड नहीं हो सकती। MCX का भी आप इंटरडे देख लीजिए, कल गिरा था MCX, कल गिरने के बाद आज उसने फिर थोड़ा सा एक मौका दिया और उसके बाद फिर वो वापस ऊपर आया। ठीक है ना। अब BSE में रोज सेल करके पैसा बन रहा है, MCX में डिप्स पर बाय करके पैसा बन रहा है। उसका कारण क्या रहा है? BSE के वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, चाहे कैश का इम्पैक्ट है, जो भी है, फैक्ट है ये। ठीक है, हवा में बात नहीं हो रही है, वॉल्यूम्स गिर रहे हैं BSE के। और MCX में वापस फोकस आ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग वापस कमोडिटी ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। और बाई चांस की बात देखिए, गोल्ड और सिल्वर एकदम से, MCX में सबसे ज़्यादा क्या ट्रेड होता है? गोल्ड और सिल्वर। सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर में एक पुल बैक आया, तो इस वजह से वहाँ पर वॉल्यूम अच्छा लग रहा है। और एक आज हमारे एक वायर पर खबर आई, जो हमारे रिपोर्टर ने भी कंफर्म की, कि आगे जाकर जब NSE लिस्ट होगा, लिस्टिंग तो BSE पर होगी, लेकिन उसके बाद उसको क्या परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वो BSE के लिए और नेगेटिव है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ का भी वो दे रहे थे कि NSE की ट्रेडिंग रोज़ अगर 500,000 करोड़ की ट्रेडिंग हुआ करेगी तो वो कहाँ हुआ करेगी? BSE पे हुआ करेगी। अगर NSE पे भी अलाउड होगा तो वो शायद इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो ये एक और कारण है जो आप इस तरह का मूव देख रहे हैं। 3:28 तक दिखाता रहा 77,861।
77,861 से 78,079 कैसे हो गया सेंसेक्स? क्या रीज़न आ गया? क्या हो गया ये एकदम से? 78,000 की कॉल, 2 रुपये की कॉल 80 रुपये हुई है ये, और ये हुआ है आखिरी के 1 मिनट में। 328 पर सेंसेक्स की 78,000 की पुट थी 166 पर, 0 पर बंद हुई है। आज CNBC आवाज़ पर जनता की मांग पर एक हम मुहिम चला रहे हैं। आज हम एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको। आपको क्या लगता है, आपको कैश में क्या बदलाव चाहिए? आप अपने सजेशन हमें भेजिए, मुझे टैग करिए, CNBC आवाज़ को टैग करिए, ये हैशटैग यूज़ करिए याद से, कैश की आवाज़, इसको आप यूज़ करें, इस हैशटैग को आप हमें भेजिए, हम कोलेक्ट करेंगे और सेबी तक पहुंचाएंगे। मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने पैमाने पर सजेशंस दिए हमें। Media houses have done full day dedicated programs on how the cash could be improved, maybe certain things that are worrying some of the, I think, those who are doing options trading. एक ब्रेकिंग न्यूज, सेबी ने कैश में मैनिपुलेशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और देखिए CNBC आवाज़ की मुहिम रंग लाई है। हम इकलौते चैनल थे जिन्होंने इस पर शानदार कवरेज की थी, आपको याद होगा, और बताया था कि किस तरीके से ऑप्शन के प्राइसेस मैनिपुलेट किए गए थे। अनुज जी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और CNBC आवाज़ को उन्होंने इस मुद्दे को रेज किया टीवी पे। मुझे लगता है कि इकलौता ये चैनल है जिसने ये 2 हफ्ते के लिए कंटिन्यू इससे फाइट की और रिटेल ट्रेडर के साथ खड़े रहे। यू आर ऑलवेज द फ्लैग बियरर, जहाँ पर आप रेगुलेटर्स को बताते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। हैशटैग कैश की आवाज़ रंग लाई सर, और बधाई के पात्र आप हैं। सबसे पहले आपने ये मुद्दा उठाया और बधाई का तांता लग गया आज जब से सेबी ने वो कदम उठाया कल और वो खबर आई, और मैनिपुलेशन को लेकर अब सख्त कदम है। और जिस तरीके से लोग सराहना कर रहे हैं इस चीज़ की, अपने आप में काबिल तारीफ। देखिए, मैं तो एक चीज़ कहूँगा, मैं सच बताऊँ, मैं सुबह भी ये बात कही थी, मैं अब भी कहूँगा। सबसे पहले तो सेबी को धन्यवाद हमारी तरफ से, क्योंकि सेबी ने बहुत टाइमली एक्शन लिया, वो ज़रूरी था, ये एक्शन लेना ज़रूरी था। और क्योंकि अब आज की एक्सपायरी इस पर नज़र रहेगी और अगले हफ्ते बड़ी वाली एक्सपायरी होनी है, ठीक है ना, तो ये असर इसके लिए ज़रूरी था। तो सेबी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्ड टाइम में आई थिंक सेबी ने जो काम किया है ना, एक सेबी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मैं सुबह भी एक चीज़ कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि सेबी को और पावर्स दी जाए, सेबी को और अच्छी लीगल जो लॉयर्स वगैरह दिए जाएं ताकि उनके केसेस और स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ऐसे कई केसेस जो होते हैं ना, वो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं। इसमें कई बार इवन जैसे वो जेन स्ट्रीट वाला मामला था, कई बार क्या होता है ना, एक ये प्रूव करना कि कुछ इलीगल हुआ है मुश्किल हो जाता है। वो लॉ जो होता है ना, लॉ में आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रूव करना होता है ना, तो मैं तो चाहूँगा कि ये उनको वो पावर मिले, ठीक है। दूसरी बात श्रेया, मैं सच बताऊँ ना, एक बेयर मिनिमम है ये एक न्यूज़ चैनल के लिए जो क्लेम करे, जैसे कि आज जो बात कर रहे थे, अगर हम क्लेम करते हैं कि हम रिटेल के लिए खड़े हैं, तो सिर्फ हमारे क्लेम करने से नहीं होगा, फिर हमें उसके लिए काम करना होगा, है ना। और सिर्फ ये कह देने से कि नहीं हम समझते हैं आपको और हम आपकी बात रखेंगे, नहीं होगा। हमें वो करना होगा और हमें उस पर इशू पे बात करनी होगी। और ये मैं तो समझता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ था, हमने वो फ़र्ज़ निभाया। ऑब्वियसली उसके बाद बहुत प्यार मिला हमें, जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था, कई ऐसे लोग हैं जो शायद सिर्फ हमें ट्रोल करते थे, आगे भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हमारे इस काम की सराहना की। तो ये आई थिंक एक बेयर मिनिमम था जो हमने किया, और पब्लिक स्मार्ट है, सब जानती है। तो थैंक यू वेरी मच पब्लिक का एक बार फिर से, और सभी का। अभी काम करते हैं फटाफट रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में MCX कमोडिटी में रौनक लौटने से वापस शेयर में एक्शन, और लगातार आवाज़ पर हमने पॉजिटिव व्यू लिया है MCX पर। मुथूट फाइनेंस सोने में तेज़ी और NBFCs में रैली का असर। आवाज़ पर आज पहला एक्शनेबल आइडिया था और पहला बिग स्टॉक भी था, मुथूट और मनापुरम दोनों। बलरामपुर चीनी शेयरों में ज़बरदस्त रैली है। पिछले एक हफ्ते से हमने इस पर पॉजिटिव व्यू लिया है आवाज़ पर, और आपने देखा ये किस तरीके का पैसा बना है यहाँ पर। क्वालिटी वॉल्स एक और स्टॉक जहाँ पर, हालांकि महंगा स्टॉक है अब, लेकिन शानदार नतीजों के बाद यहाँ पर अच्छी तेज़ी रही है और 14% ऊपर है। तो ये कुल मिलाकर आज के घोड़े। फिसड्डी स्टॉक्स आज है नहीं ज़्यादा, तो एक फटाफट ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम समझ लेते हैं।
ठीक है सर, मार्केट में अच्छी तेजी है तो शुरुआत करेंगे चढ़ने वाले स्टॉक्स के साथ। कौन से स्टॉक्स आज मार्केट में आउट परफॉर्म किए हैं वो स्टैक आपके स्क्रीन पर आएगा। इटर्नल लगातार तेजी इसमें 2.5% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। बैंक्स और फाइनेंशियल एनबीएफसीज ने पूरा साथ दिया। कोटक महिंद्रा बैंक 2% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 1.5% ऊपर और आईटी पैक भी चला आज, तो इन्फोसिस आपको 1.5% ऊपर नजर आएगा। वायदा में अगर आप देखें तो एमसीएक्स टॉप गेनर बना हुआ है 5.5% की तेजी के साथ। प्रीमियर एनर्जीज भागा 4.5%, बंधन बैंक ने जगह बनाई 3.5% और साथ ही मुथूट, जिस तरीके से गोल्ड में तेजी है तो 3.5-4% ये भी चला है आज के सेशन में हमारा बिग स्टॉक्स। बैकफुट पर आज हिंडाल्को थोड़ा टूट गया 1% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल टूटा 0.5%, टाटा स्टील में मामूली गिरावट और इंटरग्लोब एविएशन जिस तरीके से क्रूड में उछाल देख रहे हैं उसका एक असर 1% नीचे नजर आएगा आपको। आरएससी पीएफसी पर ब्रोकरेज काफ़ी बेरिश थे तो उसका असर 2.5-3% नीचे। बीडीएल कल भी इनफैक्ट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था पूरे डिफेंस स्पेस में और आज भी 2% नीचे। बीएससी तो 1.5% नीचे था। सेटिक एनालिसिस शॉर्ट की राय रखी गई थी आज सीएनबीसी आवाज़ पर। आगे बढ़ते हैं और समझाती हूँ कि कार्यक्रम में होगा क्या। तो कमाई का अड्डा में दमदार पैनल जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष कयाल जी, अमित सेठ जी, सोमिल मेहता, रुचित जैन और पंकज रांधर जी से। 2:30 बजे आईपीओ पर टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स का मैनेजमेंट जुड़ेगा। 2:40 पर मनीषा जी बताएंगे कि शुगर कीमतों में रिकॉर्ड तेजी क्यों है। 2:45 पर नूपुर बताएंगे कि आरईसी और पीएफसी में गिरावट क्यों है। 2:50 पर अनुज जी से समझेंगे मार्केट पर प्री कैश स्ट्रैटेजी। 2:55 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको कि नेटवेब और स्विगी में रफ्तार क्यों है। फिर 3:05 पर नूपुर बताएंगे आपको डीलर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स आए। 3:10 पे होगा बीटीएसटी एसटीबीटी। 3:15 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जी। 3:30 बजे अनुज जी से समझेंगे कल के बाजार के लिए रणनीति। ओके, चलिए अब पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ध्यान है इस वक्त वो है हुंडे मोटर्स पर। हुंडे ट्रेड कर रहा है 2219 के आसपास। बहुत बढ़िया बेस बना है करीब 3 हफ्ते से और लगता है इस बेस में स्ट्रेंथ है। 2219 पर ट्रेड कर रहा है और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाएंगे करीब 2203 का, करीब 17 रुपए का स्टॉप है और टारगेट होगा 2240। हुंडे मोटर्स अप मूव ऑन। हुंडई मोटर्स 2220 पे आपका एक बाय कॉल है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए आरबीएल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आरबीएल बैंक में एक छोटा सा करेक्शन आया था लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस रैली रिज्यूम हो गई है। तो करंट लेवल्स पे आरबीएल में खरीदारी करेंगे। 387 का स्टॉप लॉस लगाना है और 400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 390 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 90 पैसे 290 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 11 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। आरबीएल बैंक माइनस डे की पिक हो गई, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर एमएनएम का हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा पुल बैक आया टूवर्ड्स 10 and 20 डेमा। स्टॉक 4-5 दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था इस सपोर्ट जोन पे और आज के सत्र में हम एक मूव अबव 10 डेमा देख रहे हैं। तो अच्छी जगह से स्टॉक एक पुल बैक दे रहा है तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 3400 का, 3400 का और टारगेट्स यहाँ रहेंगे 3520 के। आशीष कयाल जी आपकी ट्रेड। देखिए ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो पॉजिटिव साइड पे और ऐसे में चलते हुए डिक्सन टेक्नोलॉजी काफी समय से एक कंसोलिडेशन में था, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है। वॉल्यूम्स 2 से 3 दिन में काफी अच्छे पिकअप हुए तो डिक्सन टेक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। ऊपर में टारगेट 15,600 का, स्टॉप लॉस 14,340 का लगाना होगा। ओके, डिक्सन टेक। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ट्रेंड पर। ट्रेंड में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है ऑन द आवरली चार्ट्स। ऑन द डेली चार्ट्स 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ये लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटेगा। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ये। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टिक स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस है 2900 पर
और ऊपर में मेरे टारगेट्स रहेंगे 3200 के। ट्रेंड ये चला है बहुत दिनों बाद, अच्छा लग रहा है सोमिल जी को। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर में रिकैप करते हैं, उससे पहले चलते हैं आशीष चतुर्मोता जी के पास। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा सर इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए हमें कॉपर की जो रैली है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी गिरावट हुई है और हमें लगता है कि जो कमोडिटी के अंदर स्क्वीज बना हुआ है सप्लाई डिमांड के बीच में, उसको देखते हुए हमें लगता है कि कॉपर एक स्ट्रक्चरल तेजी की तरफ है, जहां पर पे आने वाले कुछ सालों में कॉपर की जो डिमांड है वो मोटा मोटी 40 से 45 मिलियन टन की होगी और जो सप्लाई है वो 25-30 मिलियन को क्रॉस नहीं करेगी। तो एक बहुत स्ट्रक्चरल डेफिसिट बना रहेगा और जिसके चलते हमें लगता है हिंदुस्तान कॉपर इस पूरी कॉपर रैली को प्ले करने का एक प्रॉक्सी होगा, जो कि एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है और इंडिया के अंदर में जितने भी रिजर्व्स है उसका 45% जो रिजर्व्स है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कॉपर के पास है। और इन्होंने अपने उसमें भी कहा है कि ये जो इनकी कैपेसिटी है 3.5 मिलियन टन से, ये इसको आगे जाकर के करीब करीब 12 मिलियन टन तक लेकर जा सकते हैं आने वाले 5 से 6 सालों में। तो ओवरऑल हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लग रहा है, टेक्निकली बहुत अच्छा बेस इसने 535 पे बनाया और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो हमें लगता है कि 620 तक की एक अपसाइड हिंदुस्तान कॉपर में देखने को नजर आ सकती है। ओके, हिंदुस्तान कॉपर ये हो गए चतुर्मोता जी के पिक। चलिए रिकैप कर देती हूँ, सारे टेक्निकल कॉल्स हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया है। गाबसन ने हुंडई मोटर चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय, टारगेट आएंगे 2240 के और 2203 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने कहा कि आरबीएल बैंक में खरीदारी करके चल सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है ये काउंटर स्क्रीन पर और यहाँ पर 400 की टारगेट है, 387 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी चुन रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को ऑटो पैक से, जहां पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में 3520 के टारगेट हैं, 3400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फिर आशीष जी को डिक्सन टेक्नोलॉजीज पसंद आ रहा है, लगातार ये स्टॉक चलता जा रहा है और 15,600 के लिए अब इसे देख सकते हैं आप, 14,340 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। सोमिल जी ने ट्रेंड चुना, यहाँ पर आज एक अच्छा मूव, तो 3,200 के लिए उनको पसंद आ रहा है, 2,900 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और आखिर में आशीष चतुर्मोता जी ने हिंदुस्तान कॉपर चुना है, कॉपर की रैली इनको अच्छी लग रही है, 620 के टारगेट के लिए इसे देखें, खरीदारी के राय इन स्तरों पर। एक बार लेकर आ जाइए फिर से स्क्रीन पर निफ्टी, और निफ्टी में अच्छा मूव, बैंक निफ्टी 57,702 इसका हाई, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन सर मैंने कल भी आपसे ये प्रश्न पूछा था, डिक्सन एक अलग लीग में है, मतलब उस दिन तो हमने इंटरव्यू लिया भी था और एक तरफा भागे जा रहा है और आज भी डेज हाई पर ही कर रहा है कामकाज। ईएमएस स्पेस में आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग काउंटर हो चुका है सर, अब सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लीडर है और सबसे अच्छे नंबर्स भी डिलीवर कर रहा है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, सबसे महंगा स्टॉक भी है। सिंपल चीज़ है श्रेया, सबसे अच्छी चीज़ सबसे महंगी होगी, बाजार का नियम है। हाँ। और आप इस चीज़ को माने कि यही होता है। वो कई बार ना कई लोग क्यूट चीज़ें करते हैं कि थोड़ा सस्ता स्टॉक ले लें, फिर वो सस्ता ही रह जाता है, वो यही तकलीफ होती है मार्केट में। खैर एनीवे, यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। मीनवाइल पता बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स मूव्स आ रहे हैं। सुबह हमने दाल में भारत की बात की थी, वो भी अच्छा चल रहा है। एक बार मंगलम सीमेंट भी रखिएगा, 11% ऊपर है मंगलम सीमेंट, अब और 1000 क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर भी मैसिव ब्रेकआउट है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छे मोमेंटम रही है, देखिए 11.5% ये स्टॉक ऊपर है। चलिए अब बात करते हैं, एक बार बीएससी रखिएगा जरा, बीएससी डेल ऊपर है। अब एक थोड़ा सा क्यूरियस एंगल जोड़ रहे हैं इसमें, एनएसई आईपीओ पर रोज़ नई खबरें आ रही हैं। अब खबर ये है कि सितंबर में आईपीओ आ जाएगा, लिस्टिंग क्योंकि सेल्फ लिस्टिंग अलाउड नहीं है तो बीएससी पर होगी, लेकिन क्या उसके बाद ट्रेडिंग एनएसई की खुद एनएसई पर हो सकती है? क्या एक टेक्निकल विंडो है जिसके थ्रू ये काम हो सकता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है। यश के पास चलते हैं। यश बताइए। वेल अनुज, टेक्निकल विंडो नहीं, ये पूरा टेक्निकल डोर है अगर इसकी बात की जाए। अगर हम रेगुलेशंस को देखें तो रेगुलेशंस ये कहते हैं कि सेल्फ लिस्टिंग अलाउड नहीं है, यानी कि बीएसई खुद बीएसई पे लिस्ट नहीं हो सकता, एनएसई खुद एनएसई पे लिस्ट नहीं हो सकता, एक वो पैरेलल एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ता है। पर उसके बाद रेगुलेशंस ये भी कहते हैं कि एक कंपनी जो एक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो दूसरे एक्सचेंज पे
ट्रेड ज़रूर हो सकती है, और एक ही कैटेगरी होती है परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी, जहाँ पे भले आप कोई भी एक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, आप दूसरे एक्सचेंज पे अपनी ट्रेडिंग करवा सकते हो अपने शेयर्स पे। शेयर पूल सेम ही रहता है जो लिस्ट हुआ है एक एक्सचेंज पे, पर ट्रेडिंग दूसरे एक्सचेंज के द्वारा भी हो सकती है। अभी हमें अपने सूत्रों से ये पता चला है कि NSE परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी का उपयोग करना चाहता है अपनी लिस्टिंग के बाद। ऑफ कोर्स लिस्टिंग जैसा हम रिपोर्ट करते आए हैं सितंबर में होने की पूरी उम्मीद है, और लिस्टिंग के तुरंत बाद NSE ये चाहता है कि उसकी ट्रेडिंग खुद के एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि ट्रेडिंग खाली BSE की NSE की BSE पर होगी, जैसे कि BSE की NSE पर होती है कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंजेस पे। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल है जो NSE यूज़ करना चाहता है, जिसके द्वारा वो NSE की ट्रेडिंग खुद के एक्सचेंज यानी कि NSE पे भी करवाएगा। अभी इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण और एक ट्रिविया था काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये भी था कि बहुत लंबे समय तक MCX एक BSE लिस्टेड कंपनी थी जिसकी ट्रेडिंग डे 1 से NSE पर भी होती थी। तो वो एक प्रेसिडेंट जैसा था इस मामले में, और वो सेम प्रेसिडेंट हम शायद रिपीट होते हुए बहुत जल्द देखेंगे NSE के मामले में। ओके, बिल्कुल, और शुक्रिया यश। और एक कहते हैं, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, और यहाँ पर शायद यही होने वाला है कि जो स्टॉक है वो उसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहा है। खैर देखिए प्रिया, मैंने एक रील बनाई थी, आई थिंक मंडे को बनाई थी वो, मैं तब दिल्ली में था, BSE वर्सेस MCX। आई थिंक ये व्यू हमारा था कि BSE में करेक्शन आएगी, और एक और रीज़न भी है ना। देखिए NSE का प्राइस बैंड अगर मान के चले आप 2100 से 2300 पर आ रहा है, तो लोग फिर कंपेयर करेंगे कि BSE वर्सेस MCX वैल्यूएशन क्या होगी। आई थिंक ये थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है। एक काम करते हैं, फटाफट से कैश कॉल निपटा लेते हैं श्रेया, उसके बाद फिर एक ब्रेक लेना है हमें, और फिर एक मैनेजमेंट है, तो फटाफट कैश कॉल दे देते हैं। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा से अमित जी से और आशीष कयाल जी से। गाबा से बताइए, कैश में कौन सा काउंटर लिया आपने? तो जो पसंद है मुझे श्रेया, वो है HBL इंजीनियरिंग। HBL इंजीनियरिंग ट्रेड कर रहा है 723 के आसपास, टॉप लगेंगे 710 का, करीब 13-14 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होना चाहिए 760। स्पिलओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है BTST भी। HBL इंजीनियरिंग। HBL इंजीनियरिंग करीब 724 पे आपका बाय कॉल कैश में। अमित जी आपका कैश कॉल। जी वीरेन जी, मैं रेडिंगटन के साथ जाऊंगा। रिसेंटली हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा था, स्टॉक ने उसके बाद एक पुल बैक दिया 10 और 20 डेमा पे, और बहुत ब्यूटीफुली 20 डेमा पे रेस्ट करके वापस ये अपथ्रस्ट जनरेट कर रहा है। लगभग 350 का प्राइस है, 344 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 362 के। ओके, आशीष जी आपकी ट्रेड कैश में? देखिए मेरी ट्रेड होगी साई लाइफ साइंस पे। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के दिन आए। ये स्टॉक काफी समय से चल रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे स्पेस में, और यहाँ पर ये 52 वीक्स हाई के पास में। तो साई लाइफ साइंस पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 1560 का, स्टॉप लॉस है 1434 का। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ एक IPO जो आज खुला है, टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स, इसकी मैनेजमेंट जुड़ने वाली है, तो जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ओके, चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स की। आज से कंपनी का IPO खुल रहा है, 24 अगस्त को बंद होगा। IPO का प्राइस बैंड 285 से 300 रुपये प्रति शेयर है। इशू से 650 करोड़ जुटाने की योजना है, जिसमें से 95 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 555 करोड़ का OFS है। मैं इस IPO को पढ़ रहा था और मुझे ये IPO एक ऐसा IPO लगा जो एक रीजनेबल प्राइस पर एक अच्छा IPO माना जा सकता है। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय राठी और लीड ग्लोबल सेल्स आर्यन राठी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि IPO में OFS का कंपोनेंट बहुत बड़ा है और फ्रेश इशू बहुत छोटा है, ऐसा क्यों? यस सर, तो इस IPO के अंदर हमारी जो कंपनी है, इसमें हमारी फैमिली जो राठी फैमिली है, विच इज हैविंग अबाउट 55% शेयर, वी आर इन द एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो बाकी कुछ शेयर होल्डर्स को एग्जिट देने के लिए, इसलिए ये OFS का पोर्शन बड़ा है, और हमारी फैमिली फुली इन्वेस्टेड है। तो करीब करीब 65%, मतलब हमारी फैमिली के 55% और 10% अदर शेयर होल्डर्स वुड बी विद द कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। आपकी फैमिली का भी छोटा हिस्सा बिक रहा है ना OFS में, अलॉन्ग विद अदर इन्वेस्टर, एक बहुत छोटा हिस्सा? 0% फ्रॉम आवर फैमिली। अच्छा, तो प्रमोटर नहीं बेच रहे हैं? हाँ, ओके, हाँ, ठीक है,
ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ पा रहा हूँ आपके बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी शानदार रही है, ठीक है ना। आपकी जो प्रॉफिट की कैगर है वो काफ़ी शानदार है, आपकी इनकम की कैगर वो काफ़ी शानदार है, और आपकी जो मार्जिन है वो बढ़िया है। इस वजह से आपके प्रॉफिट की कैगर आपके टॉप लाइन के कैगर से बेटर रही है। क्या ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा? हाँ सब, हम सोचते हैं कि इसी डायरेक्शन में कंपनी आगे बढ़ेगी, उसी तरह के ग्रोथ लिवर्स हैं। हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, ये टेम्परेचर सेंसर्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स या स्पेशलाइज्ड केबल है, और ये इंडस्ट्रियल बड़ी इंडस्ट्रीज में लगते हैं, भाई वो बड़ी पेट्रोकेमिकल हो, सीमेंट हो, पावर हो या स्टील हो। तो ये टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो कंपटीशन है वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स है, और टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे ये प्रोडक्ट बिकता है, इंडिया में नहीं 80 कंट्रीज में। तो और आगे चल के हमको लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है और बेटर होगा, जिससे कि ये इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ कैगर हम होपफुली अचीव कर पाएंगे, जो अभी तक कराया कंपनी। अच्छा, एक आपके बिजनेस के बारे में बता दूं, एक टेम्प सेंसिंग सॉल्यूशन जो है वो आपका वहाँ पर मेरे ख्याल से ये आपका सबसे बड़ा बिजनेस है। एक तो इस बिजनेस के बारे में बताएं, और जो बाकी के दो बिजनेसेस हैं स्पेशलाइज्ड केबल और इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, सो इसके अंदर हमने चालू किया टेम्परेचर सेंसिंग से, एंड उसके बाद हमने एक थर्मल डोमेन में एक्सपर्टीज एंड प्रोडक्ट्स बनाने चालू किए। सो थर्मल में हीटर्स भी आ गए एंड स्पेशलाइज्ड केबल्स भी आ गई। तो हमारा अभी तक कोर वर्टिकल टेम्परेचर सेंसिंग है, उसके अंदर भी हमने बहुत अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, नॉट जस्ट व्हाट वी स्टार्टेड विद बट नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसिंग। तो वो हमारा एक मेजर पार्ट रहा है, वो हमारा एक की ग्रोथ वर्टिकल है। बट अब हम देखते हैं कि जो दोनों और वर्टिकल्स है वो भी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ बढ़ रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल हीटर जैसा आप देख रहे हैं हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए। बिल्कुल आर्यन, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मैं देख रहा था कि जो टेम्प सेंसिंग सॉल्यूशन है उसका कंट्रीब्यूशन भी अब आधे तक आ चुका है, और बाकी स्पेशलाइज्ड केबल का बढ़ रहा है। स्पेशलाइज्ड केबल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रीसेंट प्राइस हाइक्स हो रही हैं कॉपर, निकल, इनमें इनसे आप इम्यून हैं या थोड़ा सा इनका इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर? तो इसके अंदर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं 3 से 4 महीने के लिए। तो उसके अंदर हमको इतना मेजर इफेक्ट नहीं आता है बेस्ड ऑन कमोडिटी प्राइसिंग, बिकॉज दीज आर यूजुअली पास थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारे पास प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस भी रहते हैं, एंड देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर कस्टमर्स ऑन दिस। तो हमको इतना कोई मेजर इफेक्ट नहीं आया है अभी तक। विनय जी, एक अगेन गेटिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर कंपनी इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है तो आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो क्यों बेचना चाहते हैं? सब ये शेयर होल्डर्स काफी टाइम से थे, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक रेगुलर ही पॉसिबिलिटी रहती है एग्जिट की। तो हमारा उनसे इस तरह का अरेंजमेंट था कि वी वुड गिव देम पॉसिबल मार्केट एग्जिट। तो इस कारण से मतलब, और कंपनी अभी नहीं पिछले कई सालों से ग्रो कर रही है, एंड वी थिंक दैट दिस विल कंटिन्यू। ओके, हाय, गुड आफ्टरनून सर, श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा विनय जी, मेरा एक सवाल था, आईपीओ में 55 करोड़ रुपए आप डेट रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो आंकड़े देख पा रही हूँ मैं। अगर बिजनेस इतना कैश जनरेटिव है तो आपने ये डेट पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो से क्यों नहीं घटाया? क्या आईपीओ का ज़्यादातर प्रोसीडिंग्स आप अपने बैलेंस शीट को रिपेयर करने में इस्तेमाल करेंगे? नहीं श्रेया, ऐसा नहीं है। ये जो डेट है मोस्टली वर्किंग कैपिटल है, तो देयर इज नो लाइक कैपिटल, लाइक इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वही रीपे हो रहा है, और कंपनी के पास में पैसा अवेलेबल रहेगा फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, जो कि कंपनी यूज करेगी आगे कैपिटल इन्फ्यूजमेंट के लिए, जो हम मल्टीपल आगे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ रेट। तो उस तरह से हम कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिससे कि हम और आगे प्लांट लगा पाए। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए आप मुझे, आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहे इसका, आप भारत के इकलौते नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर मैन्युफैक्चरर हैं,
और इतने अच्छे मार्जिन पर काम कर रहे हैं, क्या रोकता है किसी और प्लेयर को इस सेगमेंट में एंट्री करने से? सर, जो एक मेजर डिफरेंशिएटर टिमसन का है वो है टेक्नोलॉजी। आप समझिए हमारे यहाँ 80+ लोग R&D में हैं, 11 हमारे पास पेटेंट्स हैं, और हमको खाली इंडिया ही नहीं, लाइक वर्ल्ड वाइड हम 80 कंट्रीज में सप्लाई करते हैं। तो आज जो नॉन कॉन्टैक्ट पायरोमीटर आप समझिए कि वर्ल्ड वाइड जो ये टोटल इसका टैम है उसका 1% ही हम केटर कर पा रहे हैं। तो हमको लगता है कि लाइक ये पूरा मेक इन इंडिया की थीम पे ये कंपनी बनी है, और खाली मेक इन इंडिया नहीं, इंजीनियर्ड इन इंडिया सप्लाई टू द वर्ल्ड, उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे सभी प्रोडक्ट्स ऐसा है कि इक्विवेलेंट है जो कि विदेश के, लाइक हमारा कंपटीशन मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट से होता है, और टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे हमारा मेन कंपटीशन रहता है। तो हमको लगता है जो हमारी विदेश में कंपनियां बनी हैं वो अब काफी फास्ट ग्रो करेंगी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट superiority what we have on a worldwide level, not just on the India level. ओके, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से आर्यन आपके लिए, आपके बिजनेस में सीजनैलिटी कितनी है, साल के कितने हिस्से डिमांड कैसी रहती है और इस पर मार्जिन का क्या असर पड़ता है? तो हमारा इतना सीजनल बिजनेस नहीं है, जैसे आप इंडस्ट्रियल्स में देखेंगे हमारा बहुत ही डाइवर्स इंडस्ट्री बेस है। तो हमारा कोई केपेक्स साइकिल पे डिपेंडेंट नहीं है ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। हमारा जो टॉप इंडस्ट्री दैट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स 21%। तो ऐसा कोई मेजर सीजनैलिटी नहीं है हमारे बिजनेस में, बट जैसे इंडस्ट्रियल में रहता है बाय द एंड ऑफ द ईयर थोड़े ज्यादा प्रोजेक्ट रहते हैं, तो माइनर डिफरेंस रहता है वहाँ पर। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट आपको विनय जी, आर्यन, और आई एम श्योर आपके आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आपने एक अच्छा आईपीओ एक अच्छे प्राइस पर लेकर आए हैं, तो आई थिंक शायद स्ट्रीट आपको उसके लिए रिवॉर्ड करे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब चीनी में ज़बरदस्त तेज़ी जारी है और सारे चीनी शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। सरकार ने चीनी के भाव थामने के लिए भी कदम उठाए हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट फिर भी नहीं आ रहा है शेयर्स पर। मनीषा से पूरी डिटेल ले लेते हैं। मनीषा जी, बलरामपुर चीनी अब 20% ऊपर, अवध शुगर 8% ऊपर। ये हम बात कर रहे थे कि स्पेशली जो ओपनिंग स्टॉक था वो काफ़ी हाई था कंपनीज़ का और प्राइस काफ़ी बड़े हैं, तो शायद इनका फाइनेंशियल में इम्पैक्ट दिखाई देगा। लेकिन अब क्या बात हो रही है प्राइसेस को लेकर, शुगर के प्राइसेस को लेकर? और एब्सोल्युटली अनुज, अगर हम शुगर के प्राइसेस इंडियन मार्केट्स में देखें तो हम रिकॉर्ड हाईज पर हैं। इससे पहले आपने 60 रुपए प्रति किलो का रिटेल प्राइस चीनी में फिलहाल बनता हुआ नहीं देखा है। अगर पिछले महीने की बात की जाए तो 10% का इजाफा है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ इंडियन मार्केट्स तक स्थित नहीं है। अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखें तो वो 13 महीने के हाईज पर हैं, लंदन शुगर फ्यूचर्स 15 महीने के हाईज पर हैं, और ये इसलिए है, और हम पिछले एक महीने में 10% बढ़े हैं। यूएस फ्यूचर्स 18% तक बढ़े हैं पिछले एक महीने में। काफ़ी हद तक ग्लोबल डेफिसिट की बात की जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोपियन यूनियन, थाईलैंड, ब्राजील, सभी जगह हमने इस बार चीनी कम होते हुए देखी है। और जैसे आपने कहा, काफ़ी सारे स्टेप्स, मेजर्स यहाँ पर सरकार ने उठाए हैं। सबसे पहले तो जैसे ये चिंताएं आने लगी कि शायद चीनी कम होगी, एल निनो का असर है, एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था। उसके बाद सभी शुगर डीलर्स को यहाँ पर वीकली बेसिस पे स्टॉक अपडेट करने को बोला गया। उसके बाद हमने देखा सरकार ने यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन करना शुरू किया कि कौन सी मिल के पास कितनी चीनी है, और उसके बाद मिलों को बोला गया कि बेचने के बाद डिस्पैच यहाँ पर 7 दिन में हो जाना चाहिए। और जिस तरह से कल हमने एक और नोटिफिकेशन यहाँ पर आता हुआ देखा, उसके लिहाज से जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट है बल्क होल्डर्स के लिए, उसको अब घटा के उन्होंने 15 दिन के लिए कर दिया गया है, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पर 10 टन से ज़्यादा चीनी होल्ड करते हैं। यहाँ से अब मार्केट्स को लगता है कि जी हाँ, जो ओपनिंग स्टॉक होगा नवंबर के लिए जब शुगर सीजन स्टार्ट होता है, तो 3.5 लाख टन हिस्टोरिकली लोएस्ट स्टॉक है। तो क्लियरली हम फेस्टिवल सीजन में यहाँ पर काफ़ी कम चीनी के साथ जा रहे हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ से अब हो सकती हैं। एक तो ये कि जो शुगर क्रशिंग है वो अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाए, यूजली ये नवंबर या दिवाली के बाद से होती है। दूसरा, जो बाजार काफ़ी अटकलें लगा रहा है कि शायद हम इम्पोर्ट अलाउ कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो 2018 के बाद ये पहली बार होगा। और तीसरी चीज़ जो बाजार यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये कि हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आता हुआ देखेंगे एथेनॉल की तरफ से। कम चीनी एथेनॉल की तरफ जाएगी, ज़्यादा फूड की तरफ जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें बाजार को लगता है एज अ विकल्प सरकार शायद और भी लेकर आ सकती है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो अगर आप देखें शुगर की बड़ी कीमतें, हालांकि हमारे लिए अगर आप देखें तो विषय ये भी है कि सारे शुगर स्टॉक जिसे कहते हैं फ्लाइंग हाई, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, 52 वीक हाई, इस दौर के हाई पे ट्रेड करते हुए आपकी स्क्रीन पर ऐसे कहते हैं गुले गुलजार चीनी का बाजार। चलिए अब यहाँ से हटते हैं और अब लौटते हैं
कैश कॉल्स की धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स की तरफ मानस जी और सौमिल जी और आशीष जी एक एक करके ट्रेड्स बताएंगे। मानस, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, ऑप्शन में LIC हाउसिंग पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स को, ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। इसका 500 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। करंट प्राइस करीब ₹5.20 के ट्रेड हो रहे हैं, करंट प्राइस है। ₹2.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, ₹10 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, LIC हाउसिंग, ये हो गए मानस जी के पिक। आशीष जी, ऑप्शंस में आपकी ट्रेड? देखिए, यहाँ पर आरबीएल बैंक पे नजर है, क्योंकि आरबीएल बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है विद इन द बैंकिंग स्पेस। अगर देखा जाए, जहाँ बैंक निफ्टी अभी भी काफी दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से, आरबीएल बैंक काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आरबीएल बैंक का जो 390 का कॉल ऑप्शन है, करीबन ₹6.15 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट हम देख सकते हैं ₹10 का देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो लगाना होगा वो ₹4 का होगा। ओके, आरबीएल बैंक 390 की कॉल, क्या गजब की शॉर्ट कवरिंग है इस स्ट्राइक में। हालांकि अभी इन द मनी हो गई है, याद रखिएगा। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा ओबरॉय रियलिटी पर। ओबरॉय रियलिटी ने एक कंसोलिडेशन हो रहा है, वो मैं प्रियम कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। आज अच्छा स्ट्रेंथ है। 1900 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, अराउंड 32 के आसपास चल रही है इस समय। 18 रुपीज पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 60। ओके, ये हो गए 3 ऑप्शन ट्रेड्स। अब एक काम करते हैं, रुचित इस पैनल में जुड़ चुके हैं। रुचित, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रुचित, आपकी कॉल क्या रहेगी इस वक्त? जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। सुदर्शन केमिकल में खरीदारी की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। हम एक अच्छा हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर का कंटिन्यूएशन देख रहे हैं और आज जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे 1150 1155 का, वो स्टॉक ने सरपास किया है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि नियर टर्म में एक अच्छी तेजी कंटिन्यू रहेगी। वॉल्यूम्स भी रिसेंटली अच्छे हुए हैं। सो 1150 के नीचे स्टॉप लॉस रख के सुदर्शन केमिकल्स में यहाँ पे खरीदारी करें 1240 के टारगेट्स के लिए। ओके, सुदर्शन केमिकल। अब एक काम करिए, जरा लेके आइए एटर्नल। एटर्नल ने अब वो प्राइस टच किया है, मैं इंतजार कर रहा था, लिख के बैठा था 327 मतलब पोस्ट अर्निंग लास्ट, अगर आप देखें मेरे ख्याल से सेकेंड क्वार्टर की, अगर आप देखें अर्निंग्स के बाद जब पहली बार 50 डेमा टूटा था, यही प्राइस था 327.50। रुचित, एक बार जरा एटर्नल पे अपना व्यू दीजिएगा। क्या अब ये अपने करियर की जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री है उसमें जंप कर चुका है? कितना रिस्क लेना चाहिए एटर्नल पे अब? डेफिनेटली स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग है। आप पिछले 10 दिन में ही देख लीजिए कि जहाँ पे बेंचमार्क इंडाइसेस में जो करेक्टिव फेज था, वहां पे ये स्टॉक ने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है कि अपने 20 डे मार्क के आसपास भी नहीं जा रहा है। सो क्लियर एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस। जब मार्केट या ब्रॉडर मार्केट में पुल बैक मूव है, तब भी स्टॉक में कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। और अब थोड़ा सा भी मार्केट में पॉजिटिविटी देखने मिल रही है, तो ये स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी नजर आ रही है। सो क्लियर इंडिकेशन है कि आउट परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 340 338 के आसपास सरनो जो प्रीवियस स्विंग हाइस के आसपास थे, वहां तक तो एटलीस्ट ये स्टॉक जाना चाहिए। तो करंट लेवल से डेफिनेटली 340 के टारगेट्स के लिए अभी भी खरीदारी की जा सकती है, 318 के नीचे स्टॉप लॉस रख के। इटर्नल डेज हाई पर शानदार तेजी यहाँ पर, और सिर्फ इटर्नल नहीं, आज स्विगी भी रखेगा स्क्रीन पर, 3.5% ऊपर है आज के सेशन में। अब काफ़ी बुलिश रिपोर्ट जेफरीज की, 435 के टारगेट प्राइस, तो 3% ऊपर ये भी नजर आएगा। आदित्य बिरला कैपिटल लगभग 3% ऊपर, यहाँ पर अच्छे मूव्स। और आज रियल्टी पैक में अच्छा कामकाज हो रहा है। ओबरॉय रियल्टी चुना। सोमिल जी, एक बार ये वाला काउंटर देख लीजिए, लोधा, ये भी अच्छा करता हुआ, ये फ्यूचर्स में भी डेज हाई की ओर बढ़ रहा है, 2.5% ऊपर है। ये पसंद नहीं आ रहा आपको? लोधा में एक्चुअली ओबरॉय में और लोधा में यही फर्क है कि ओबरॉय ने पूरा कंसोलिडेशन कंप्लीट करके 40 डेली मूविंग एवरेज पर और लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट ले लिया है। लोधा ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और एक शार्प अप ट्रेंड में है। पूरा करेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस समय 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आई वुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट में ऊपर है 1265 1270 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, देन द अप ट्रेंड कंटिन्यूज। डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है। नीचे में 1180 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के अभी भी खरीदा जा सकता है। आई विल बी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक।
ठीक है, लोधा डेवलपर्स पर भी पॉजिटिव है फिलहाल। चलिए अब वक्त हो रहा है चार का चौका का सीक्वेंस बता दे रही हूँ मैं आपको। सस्ता ऑप्शन लगे हैं माइनस जी से, फिर चलेंगे सोमिल मेहता जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी हमारे पास है, और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्वेदी जी से लिया जाएगा। तो शुरुआत कीजिए माइनस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। ये LIC इंडिया, इस पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 5 सेशन से 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। LIC इंडिया के 420 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹5.25 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ₹2.5 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, ₹10 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, LIC 420 की कॉल। अब चलते हैं सोमिल जी के पास, आज उनके एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड के लिए। सोमिल क्या पिक कर रहे हैं आप? एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं पिक कर रहा हूँ बजाज ऑटो। ऑटोज वैसे भी अच्छे लग रहे हैं। M&M इज डूइंग गुड, हुंडई इज डूइंग गुड। बजाज ऑटो में एक फ्लैग पैटर्न बना है, मैं प्रियम कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा, टेकिंग सपोर्ट एट 20 डेली मूविंग एवरेज। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 11,500 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 12,200। बजाज ऑटो डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। अमित जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी शेयर जी, आज मैंने मॉर्निंग में टॉप कॉल DLF किया था। DLF का स्ट्रक्चर मुझे अभी भी बहुत पॉजिटिव लग रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक ने अपना ट्रेंड की लाइन होल्ड की है, एनी करेक्शन इन द मार्केट वो एक अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और आज जब थोड़ी सी मार्केट्स ठीक हुई हैं तो DLF ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। तो DLF को बाय करना है, 674 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 695 के। ओके, ठीक है, DLF हो गया ट्रेड यहाँ पर। अब चलते हैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास, आज के मिड कैप फंडा के लिए। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? आशीष जी, आपका काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मेरे ख्याल से म्यूट बटन प्रेस है आपका। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गुजरात फ्लोरो, जो कि स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में काफी बड़ा प्लेयर है, और फ्लोरो पॉलीमर्स और फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स, ये दो सेगमेंट में एक तरीके का मार्केट लीडर है। साथ साथ रेफ्रिजरेंट गैसेस HCFC 22 के अंदर में है, जो कि काफी अच्छे यहाँ पर प्राइस अभी बने हुए हैं, जिसका बेनिफिट आप देख रहे हैं नवीन फ्लोरिन और स्टेलियन जैसी कंपनी को भी देखने को नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शनैलिटी प्ले हो रही है, जिसमें कंपनी बैटरी केमिकल्स के अंदर में एंटर हो चुकी है, और लिथियम आयन बैटरी, और साथ ही साथ आप देखेंगे जहां पर ये निकल, मैग्नीज और कोबाल्ट का जो के तरह जो कैथोड बन रहा है NMC बैटरी, उसके अंदर में भी ये 40% कंट्रीब्यूशन इस समय पे गुजरात फ्लोरो कर सकती है। तो हमारा ये मानना है कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शनैलिटी है बैटरी केमिकल का, और इसका प्लांट अब चालू होने की तैयारी आ चुका है। तो इसके भी नंबर्स अब कंपनी के P&L में आपको दिखना शुरू होंगे, और इसके चलते हमें लगता है स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो चुकी है। 4550 पे एक अच्छा बेस बना है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 5200 तक की एक अपसाइड गुजरात फ्लोरो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। गुजरात फ्लोरो, ये मिड कैप फंडा में आशीष जी की पिक हो गई, जो काउंटर अच्छा लग रहा है उनको लंबी अवधि के नजरिए से। रिकैप कर रही हूँ क्योंकि चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। टारगेट एंड स्टॉप लॉस देखिए, माइनस जी ने कहा कि LIC के 420 के कॉल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सस्ता ऑप्शन में ये पिक आया, ₹10 का टारगेट है, ₹2.5 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। एफएनओ सुपरस्टार में बजाज ऑटो सोमिल जी को पसंद आ रहा है, फ्यूचर्स में खरीदारी कराए, 12,200 की टारगेट है, 11,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने चार्ट का चमत्कार में सुबह वाला कॉल DLF ही दोहराया है, क्योंकि रियल्टी पैक में अच्छी तेजी, और DLF में 695 की टारगेट है, 674 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में गुजरात फ्लोरो 5200 के शुरुआती लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के नजरिए से। 2 स्टॉक जो वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार है, REC और PFC। इस पर सुबह मॉर्गन स्टैनली की डाउनग्रेड कॉल आई थी और उसके बाद स्टॉक पर डेंट। लेकिन क्या कहा गया है पूरी रिपोर्ट में, एक बार फिर से रिविजिट करते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से डाउनग्रेड यहाँ पर आते हुए दिखा REC और PFC। इंटरेस्टिंग बात यह कि पिछले साल ही इसी समय कवरेज की शुरुआत हुई थी, दोनों स्टॉक में ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई थी, और विद इन अ ईयर यहाँ पर डाउनग्रेड आते हुए दिखा है। ओवरवेट से घटा के इक्वल वेट की रेटिंग REC और PFC दोनों स्टॉक पे की है। इनफैक्ट टारगेट प्राइस भी देखें तो आपको वहाँ पर भी जो है डाउनग्रेड नजर आएगा। PFC का लक्ष्य 510 से घटा के ₹410 का किया है। REC की बात करें तो
यहाँ पर भी लक्ष्य 430 रुपये से घटा के 360 रुपये का करते हुए दिखे। परसेंटेज टर्म में देखें तो पीएफसी का लक्ष्य 20% और आरईसी का लक्ष्य 16% तक यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है वो घटा दिया। अब उनका यही कहना है कि जो लोन ग्रोथ पिछले क्वार्टर में सुस्त रही थी वो आगे चलकर भी यहाँ पर म्यूटेड ही देखने को मिल सकते हैं। पिछले क्वार्टर में दोनों कंपनीज के नतीजे अनुमान से कमजोर थे। लोन ग्रोथ देखे तो वहां पर भी कमजोरी आती हुई नजर आई थी, अनुमान से कमजोरी आंकड़ा देखने को मिला था। पावर सेक्टर में बैंक क्रेडिट और सिस्टम क्रेडिट तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आरईसी और पीएफसी की जो ग्रोथ है वो कमजोर रही है। जो डिस्कनेक्ट है ग्रोथ का वो काफी ज्यादा है और जो धीमे उम्मीद थी कि धीमे धीमे ये ग्रोथ रिकवर होती हुई नजर आएगी, फिलहाल मॉर्गन स्टैनली को वो भी नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने जो ईपीएस के अनुमान है वहां पर भी कटौती की है। पीएफसी के ईपीएस अनुमान में 5.5% की कटौती की, आरईसी के अनुमान में ईपीएस अनुमान में FY 28 के 5% की कटौती यहाँ पर भी होती हुई दिखे। इनफैक्ट FY 29 की ईपीएस में भी दोनों कंपनीज की जो है वो ईपीएस 7% से यहाँ पर कटौती यहाँ पर आती हुई नजर आई है। तो मॉर्गन स्टैनली ने दोनों स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। ओवरवेट की रेटिंग से इक्वल वेट, लास्ट ईयर की कवरेज की शुरुआत हुई थी और विद इन अ ईयर बड़ा डाउनग्रेड यहाँ पर दिखा है। जी शुक्रिया अनुपुर। आरईसी पीएफसी दोनों अगर आप देखें क्रैक होते हुए, आरईसी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जून के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रिजेक्टरी पे, और जहां तक पावर फाइनेंस का सवाल है ये ऑलमोस्ट फरवरी के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पे। अच्छा इसको अब रखिए किनारे, एक बार लेके आइए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। जरा वो जो निफ्टी बैंक आज एक वो एडवांटेज कैरी नहीं कर पाया ना, 57,560 600 650 को क्रॉस नहीं कर पाया, उसके पीछे कारण था। लेट्स ब्रिंग क्रूड नाउ। एक बार ब्रेंट क्रूड को देखिए 94, जब मेरे ख्याल से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी इट वॉज 92, हार्डली 92 था, सुबह 91.17 की ट्रैजेक्टरी थी, इट्स 94 नाउ। ये है रिस्क जिसने आज वो हमसे एक बहुत ही अच्छे सेकेंड हाफ का जो हक था ना हमारा वो छीन लिया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। एक बार जरा पंकज हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। पंकज नमस्कार, मैं आपकी कॉल पे आऊँगा लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार एसबीआई पे अपना टेक दीजिएगा। 1048, इनफैक्ट ये स्टॉक आज अपने 50 डे मार्क को टच करके आया नीचे और 20 डे मार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। पीएसयू बैंक्स पे आपका टेक और आपकी कॉल इस वक्त की। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। एसबीआई के ऊपर अगर मैं कहूँ यहाँ पर डेफिनेटली अभी क्रूड ने जंप लिया और उसके बाद में जो है यहाँ पर प्रेशर नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर काउंटर के अंदर देखा जाए तो स्ट्रेंथ नजर आती है। 1035 के स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। 1065 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं आज कल में। ओके पंकज जी, गुड आफ्टरनून। जो ट्रेड रहेगी, हाँ सॉरी आपकी कॉल। यस सर अनु सर गुड आफ्टरनून। मेरी कॉल जो है वो सेल साइड में रहेगी। एचएएल के फ्यूचर्स के ऊपर बिकवाली की सलाह रहेगी। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर गिरावट परसिस्ट होती हुई नजर आई है। 4,992 रुपए में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 5,030 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। लोअर लेवल पर 4,910 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। अब आगे बढ़ते हैं, दो स्टॉक्स दिखाते हैं आपको, नेटवेब और स्विगी। खास तौर से नेटवेब में ज़बरदस्त एक्शन है। नेटवेब ध्यान होगा आपको काफ़ी करेक्ट हुआ था, QIP से स्टॉक गिरा था, लेकिन अब यहाँ पर 7% की तेज़ी है और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट के बाद स्विगी में 3% की तेज़ी है। आशीष से दोनों स्टॉक्स का प्राइस एक्शन जान लेते हैं। आशीष बताएं। सर सबसे पहले नेटवेब की बात करते हैं। क्या ज़बरदस्त मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में आप देखें तो ऑलमोस्ट 7 से लेकर 8% की बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस कंपनी को, इस स्टॉक को बड़ा फ़ायदा होता है जो सरकार का पूरी तरीके से फोकस है कि जो AI बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे भारत में ही रखा जाए, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले, तो सीधे तौर पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का इससे के साथ तालमेल है। अब पिछले 5 साल आप देखें ना तो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिले, चाहे अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें या फिर साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस। अब पिछले 5 साल में सेल्स में 73% CAGR की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा 90% CAGR से लगातार बढ़ता गया है। फाइनेंशियल्स में दमदार बढ़त है और उतनी ही बढ़त आपको नजर आएगी स्टॉक के रिटर्न्स में। आज में 8% चल गया, लेकिन ध्यान रखिएगा इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 76% का सर्ज है। एक साल में देखें 165% की तेजी है। 5 साल में एक्सेप्शनल रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। 500% से ज़्यादा के जो गेंस है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ में देखने को मिला। बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो जैसे कि फंड रेजिंग की बात आपने की, 1200 करोड़ जुटा रहे, लेकिन
लेकिन इनकी पोजीशनिंग ग्रोथ के लिहाज से बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पर नजर आ रही है। अब थोड़े दिन पहले ही Q1 के नतीजे आए थे, बहुत दमदार नतीजे यहाँ पर देखने को मिले थे। जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी एक्सेप्शनल थी। अच्छा, इनकी ऑर्डर पाइपलाइन आप देखें ना तो इसमें पिछले साल के मुकाबले 151% की बढ़त 10,400 करोड़ के आसपास, और जो इसका कन्वर्जन रेशियो है जो मैनेजमेंट बताता है ये ऑलमोस्ट 60% के आसपास है, यानी ज़बरदस्त है। अब 430 करोड़ के ऑर्डर इन्होंने Q1 के दौरान पूरे भी किए थे। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो जो सर्ज है वो पिछले साल के मुकाबले 172% का देखने को मिला था। ब्रोकरेजेस एस्टिमेट कर रहे थे कि तकरीबन 120% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। सिमिलरली इनका जो डेटा सेंटर का कारोबार है इसमें जो ग्रोथ की गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी थी वो 13 से लेकर 14% की रेंज में थी, 14.7%, यानी अगेन बेटर देन मार्जिन। जो परफॉर्मेंस है ये रेवेन्यू गाइडेंस वगैरह से सब काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिला, और इसी के चलते आप देखें तो ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, स्विगी। स्टेडी गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कोई बड़ा मूव नहीं है, लेकिन 3 से 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज जेफरीज की तरफ से अगर आप देखें तो एक बढ़िया रिपोर्ट आई है। दरअसल जो शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल मिल गया फॉरेन शेयर होल्डिंग को कैप करने के लिए 49.5% पर, इसके चलते ऑपरेशनल बेनिफिट यहाँ पर होंगे। तो इसी के चलते बाई की रेटिंग दी है, 435 रुपये का टारगेट दिया है, और ये बता रहे कि जो इन्वेंट्री लेड मॉडल ये अपनाएंगे इसके चलते इनके मार्जिन्स में 80 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और ये सिमिलर जो तरीका है ये ब्लिंकिट इस्तेमाल करता है इन्वेंट्री लेड मॉडल का, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इसमें ना एक रिस्क ये भी है कि अगर ये फॉरेन शेयर होल्डिंग को थोड़ा लिमिट कर देंगे तो इसी के चलते पैसिव फंड्स के आउटफ्लो 49% पर जो कैपिंग है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब कल की खबर ये भी है कि जेप्टो की तरफ से आप देखें तो जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है वो 149 से बढ़ाकर 199 कर दिए, तो वो बर्न लगातार कम करते जा रहे हैं। और ऐसे में इस सेगमेंट में अगर कंपिटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है तो स्विगी को बड़ा बेनिफिट है, और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ा सर्ज। दोनों स्टॉक्स में गजब की तेजी। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और नेटवेब ने तो अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है, इस साल में अब तक 75% का रिटर्न दिया है। अगर आप एक साल का चार्ट रखेंगे तो शानदार तेजी आपको नजर आएगी। लेकिन निगाहें टिक रही है ब्रेंट पर। एक बार ब्रेंट लेकर आइए स्क्रीन पर, $94 के पार निकलते हुए सर। और जैसे कि वीरेंद्र जी मेंशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं शायद बैंक निफ्टी को इसने ट्रैक करने की कोशिश की और $94 के पास है हम ब्रेंट। बिल्कुल श्रेया, चलिए आपने ये सवाल पूछा तो मैं एक क्लोजिंग स्ट्रेटजी भी दे ही देता हूँ, इसके साथ ही जोड़ लेता हूँ इसको। देखिए स्क्रीन पर मूव आ रहा है, मार्केट को गिरना होता तो गिर चुका होता, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 88 पे क्रूड को छोड़कर गए हैं, अगले दिन आप उठे हैं 94 है, उसमें एक गैप डाउन होता है इन दैट केस। यहाँ पे तो आज स्क्रीन पर हम जब सुबह थे तो 91 पर थे, 91 92 पर थे, 91 92 से 94 की पूरी तेजी स्क्रीन पर हुई है। मार्केट को धेले भर का फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मार्केट शायद पहले ही काफ़ी गिर चुका है। तो मैं तो प्राइस एक्शन, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक प्राइस एक्शन में बिलीवर हूँ मैं। तो मेरा मानना यह है कि आज का जो प्राइस एक्शन है ना वो एक बॉटम बनने के संकेत दे रहा है, और चाहे तो आप मंथ एंड के कॉल ऑप्शंस ले लें, ठीक है। आज तेज़ी का पहला दिन है, मैक्सिमम क्या होगा अगर आज की तेज़ी फेल हो गई, ऐसा तो है नहीं कि कल बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, ठीक है, और हो भी गया तो बैड लक, ठीक है। और पहला दिन है, समीकरण बैठ रहे हैं, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड देखिए आप, 24,025 जो कल का लो था, 200 पॉइंट नीचे, अपसाइड और 400 पॉइंट, 24,600। तो एक सही, सब कुछ सही था तो 24,600 जा सकता है। हाँ, नेकेड फ्यूचर ना ले, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। अगर आपको लेना ही है तो या तो हेज करें या कॉल लें, दो में से एक चीज़ करें, ठीक है। बेटर रहता है कि आप मंथ एंड की कॉल ले लें, आई थिंक वो बेटर रहेगा। चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, और फिर BTST की शुरुआत करेंगे। नूपुर बताइए। सबसे पहले डीवीज लैब प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है, और वॉल्यूम्स भी देखें तो आपको सिग्निफिकेंट सर्ज वहाँ पर भी नजर आएगा। ब्रोकर्स का मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो 2-3 दिन और बरकरार रह सकता है। दूसरा स्टॉक है पेटीएम, यहाँ पर भी कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिल रही है इंस्टीट्यूशनल डेस्क, और साथ ही साथ HNI डेस्क पर भी यहाँ पर आज खरीदारी देखने को मिल रही है, और डीलर्स यहाँ पर भी काफ़ी बुलिश जो है वो साउंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा स्टॉक कैफिन टेक, आज यहाँ पर ब्लॉक डील हुई थी, और ब्लॉक डील के बाद एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 1.5% स्टॉक ऊपर नजर आएगा। लार्ज फंड्स जो इस ब्लॉक डील में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, इन्वेस्को, मेराई जैसे नाम आपको हो सकता है एंड ऑफ द डे जो ब्लॉक डील की डिटेल्स आएगी तो वहां पर नजर आएंगे। और इनफैक्ट हेज फंड की तरफ से भी यहाँ पर आज खरीदारी देखने को मिली है, ऐसा डीलर्स की तरफ से राय आती हुई दिखे। तो डीवीज लैब, पेटीएम और कैफिन टेक आज डीलर्स के रडार पर है।
तीन स्टॉक्स डीलर्स के रडार पर पेटीएम, केफीएन टेक और दिवीज लैब है। यहाँ पर डीलर्स पॉजिटिव। शुक्रिया अनूपुर जानकारी के लिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं बीटीएसटी और या एसटीबीटी ट्रेड्स की। हमारे पैनल का पिक कर रहे हैं कल के सेशन के लिए, फ्राइडे के सेशन के लिए। पंकज जी, आपका स्टॉक? जी, सीजी पावर के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। शॉर्टर टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाया है और अच्छी खासी बढ़त के साथ में ये काउंटर आते हुए नजर आ रहा है। 872 पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 865 के स्टॉप लॉस के साथ में 888 के टारगेट के लिए। ओके, सीजी पावर यहाँ पे ही आपका ट्रेड हो गया। और सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू, मेरा ट्रेड होगा परसिस्टेंट पर। परसिस्टेंट में एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, 20, 40, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आज बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है, 3% अप है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे नीचे में 5570 पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे अराउंड 6000 के। परसिस्टेंट सिस्टम सोमिल जी की पिक हो गई। गाबर सर, शुक्रवार के लिए आपका स्टॉक? ध्यान है मेरा सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है 3670, 10 रुपए का स्टॉप लगाएंगे और टारगेट होगा 3700, मतलब 1:3। सुप्रीम इंडस्ट्रीज करीब 3637 पे आपका ये बाय कॉल करीब डे हाई पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है ये। रमेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? वीरेन जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ही रहेगा क्योंकि जगह बहुत अच्छी है जहां से ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है और डेज हाई पे क्लोज हो रहा है, तो इसे बाय करना है। 3420, 3420 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3520 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो शुरुआत में दिया था अमित जी ने, उसी के साथ जाना चाह रहे हैं। रुचित जी, फ्राइडे के लिए आपकी ट्रेड? डिक्सन टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करके जाने की सलाह देगी। आज अच्छा कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट आया है जिससे अप ट्रेंड के रिजम्पशन के कंफर्मेशन हुए हैं। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो 14,600 के नीचे स्टॉप लॉस के यहाँ पे खरीदारी करके जाए। 15,100 के टारगेट से इसमें एक्सपेक्ट करें। जी, आपकी ट्रेड? मानस जी, आपकी ट्रेड? मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में अनुज जी खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल के कुछ साइन है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2919 के स्टॉप लॉस से 3075 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज की एफएनओ की ब्रेथ। वीरू बताएं। बिल्कुल अनुज, थोड़ी ब्रेथ आज अच्छी थी। अगर आप पीछे 2 सेशन से कंपेयर करें तो बेहद शानदार ब्रेथ थी। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 106 में, हालांकि इसमें कोई राय नहीं कि आज शॉर्ट कवरिंग बड़ा एक महत्वपूर्ण ट्रिगर था। 53 में लॉन्ग, 106 में शॉर्ट कवरिंग, 24 में शॉर्ट और लगभग लॉन्ग अनवाइंडिंग 31 में थी। आइए एक एक करके स्लाइड्स में आज लॉन्ग्स कहाँ थे। ये वो थीम थी जिसे कहते हैं गोल्ड फाइनेंसिंग, और साथ ही साथ अगर आप देखें गोल्ड से जुड़े अगर आप देखें चीज़ें, मुथूट फाइनेंस करीब 3.5%, हुंडई मोटर्स एक सरप्राइज पैकेज था, इटर्नल आज शानदार मूव। ऑलमोस्ट आप देखिए तो मेरे ख्याल से सेकेंड क्वार्टर के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर। M6 में शॉर्ट कवरिंग, प्रीमियर, बंधन बैंक, SBI कार्ड, मोतीलाल ओसवाल, इन सब में अच्छा शॉर्ट कवर था। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी जिसमें आपको नजर आएगा थोड़ा पेन, शॉर्ट बिल्डअप, हिंडाल्को, PHL, GA वर्नोवा, पॉलिसी बाजार, इन्फ्लुएंस, इन सभी काउंटर्स में क्रैक था। और लास्ट स्लाइड जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग है, REC PFC उस ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद, बाकी BDL, BSC, GMR एयरपोर्ट्स क्रैक हुआ। एक बार BSC लेके आइए जरा, BSC प्लीज़। BSC ने 2 दिन कुछ हद तक एक रेजिलियंस दिखाने की कोशिश करी, बट आज फिर क्रैक हुआ। बट इतना टाइम बहुत दिनों बाद ये स्पेंड कर रहा है 200 EMA के आसपास। सौमिल, आपका सेंस क्या कहता है? BSC अभी हमने डिस्कस किया है इस कार्यक्रम में भी। 3250 अगर ब्रीच हुआ, 3250 में 2 आधार पे अगर आप देखें, बात कर रहा हूँ 10 फरवरी का स्विंग हाई 2026 का, उसके बाद ये कटा 13 अप्रैल को, तो आपने नया हाई क्रिएट कर दिया। अगर ये प्राइस टूटता है तो क्या सेंस बन रहा है BSC पर आपका? BSC में इस समय I'll be नेगेटिव, लो टॉप लो बॉटम है। मंथली पर नेगेटिव क्लोज आया है, 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में नेगेटिव क्लोज आया है। एवरेजेस के नीचे चल रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो इसे इस समय शॉर्ट करने की सलाह नहीं है।
इवन दो मेरा व्यू नेगेटिव है, शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, लेकिन इसे अवॉइड करके चले। यहाँ पर अगर जो 2 दिन पहले का जो स्विंग लो है 3240 के आसपास का, अगर वो नीचे में टूटता है तो फिर नेक्स्ट लेवल सीधा 3030 के आसपास है, जहां पर एक गैप छूटा था, तो वहां तक ये फिसल सकता है। तो आई विल बी अ लिटिल नेगेटिव एंड आई विल सजेस्ट टू अवॉइड द स्टॉक राइट नाउ। बेसी अवॉइड करना है फिलहाल। आप देखें तो डेज लो पर और वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार, और एफएनओ स्टॉक्स की कैश मार्केट में अब क्लोजिंग होने में मात्र 6 मिनट रह गए हैं, तो वहाँ पे नजरें रहेंगी। उससे पहले कैश पर सीएनबीसी आवाज़ की मेगा मुहिम का बड़ा असर हुआ है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिछले हफ्ते 13 अगस्त को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन कैश के दौरान हुई गड़बड़ी पर डंडा चला दिया है। सेबी ने इस मामले में एक हफ्ते के अंदर 2 एंटिटीज कॉप्थॉल मॉरिशस और मानसी शेयर्स के खिलाफ अंतरिम ऑर्डर पास कर दिया है। पूरी डिटेल एक बार अच्छी तरीके से ले लेते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं। देखिए बिल्कुल, एक तो सबसे पहले कहूँगा कि दर्शकों की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है श्रेया, इतने सारे आप व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, इतना बढ़िया लग रहा है क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ बड़ा अचीवमेंट है और पूरी टीम के लिए, हमारे के लिए। तो जो सीएनबीसी आवाज़ ने लगातार आपको लाइव शो में हाईलाइट करके दिखाया था, वो उसके बाद कैश पर लगातार हमारी मुहिम थी, और जो हमारे दर्शक हैं रिटेल ट्रेडर्स ने भी आप देखें तो इस मुहिम में जमकर पार्टिसिपेट किया और इसका बड़ा एक असर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सेबी की तरफ से बहुत ही जल्दी एक्शन है। देखिए सिर्फ 13 अगस्त की घटना है और अब आप देखें तो एक इंटरिम ऑर्डर भी यहाँ पर निकल कर आया है, जहाँ पर आप देखें तो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी में गड़बड़ी की गई थी, इसके ऊपर सेबी ने यहाँ पर एक डंडा चलाया। अब सेबी ने देखें तो कॉप्थॉल है और मानसी शेयर, यहाँ पर इनकी कामकाज करने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी और गलत तरीके से आप देखें तो 3 करोड़ 68 लाख जो इन्होंने कमाए थे गड़बड़ी करके, इसे भी यहाँ पर जब्त कर दिया। लेकिन इसको समझना होगा कि कैसे दिमाग लगाकर इन्होंने पूरा खेल रचा और बड़ी अच्छी तरीके से पूरी की प्लानिंग कर दी। लेकिन सभी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद कि किस प्रकार से बहुत जल्दी यहाँ पर इसे किया। तो आपकी स्क्रीन पर आएगा डेटा, आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंडों में कैसे आर्टिफिशियली यहाँ पर कैश के माध्यम से एक बड़ा सर्ज यहाँ पर लेकर आया गया सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, जहाँ पर आप देखेंगे कि मात्र 2 सेकंड में 362 पॉइंट का सर्ज आपको देखने को मिला। फिर आप देखें तो 3:24 8 सेकंड के करीब 12 सेकंड के अंदर अंदर 133 पॉइंट और 28 सेकंड के अंदर 400 अंकों से ज़्यादा का बड़ा सर्ज यहाँ पर देखने को मिला। और जाहिर सी बात है, जब इतनी कम समय में ऐसा बड़ा सर्ज आता है तो ऑप्शन के प्राइसिंग के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ये देखिए बहुत पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी, वेल प्लान थी, और इसी के चलते आप देखें तो पकड़ में आता हुआ नजर आया। अब आक्रामक तरीके से आप देखें तो सेंसेक्स में जो उतार चढ़ाव यहाँ पर लाया गया, इसका असर हुआ। 126 करोड़ के आप देखें तो कॉप्टॉल ने बाय ऑर्डर लगाए थे और जो रेफरेंस प्राइस है इससे करीब 3% ऊपर यहाँ पर इन बाय ऑर्डर्स को लगाया गया। अब इनका साइज और स्केल इतना बड़ा था कि आप देखिए कि जितने ऑर्डर्स थे बाय वैल्यू के, इसमें 99.91% हिस्सेदारी कैश के सेशन में कॉप्टॉल की थी। और उसके बाद आप देखें तो जैसी सर्ज आ गया, बेनिफिट हो गया, तो इन सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया और ऑप्शंस के जरिए आप देखें तो 2 करोड़ 96 लाख इन्होंने कमा दिए। अब सबसे ज़्यादा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी। आप इनके ट्रेड्स देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक दिन पहले क्या ट्रेड्स यहाँ पर लिए। 77,500 की कॉल इन्होंने बाय की और क्वांटिटी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सिमिलरली आप देखें तो डबल तेजी कर दी, कॉल भी खरीदी, पुट भी बेची। और सिमिलरली आप देखें तो बाकी की भी जो स्ट्राइक प्राइस है आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो कॉप्टॉल का हमने पूरा बता दिया कच्चा छट्टा कि उन्होंने क्या किया, कैसे यहाँ पर प्राइसेस को मैनिपुलेट किया। अब मानसी की बात करते हैं तो सेंसेक्स के 8 शेयरों में इन्होंने ऑर्डर लगाए और कुल आप देखें तो 12,65,000 शेयरों के यहाँ पर ऑर्डर लगाए गए। अब 7,05,000 शेयर जो है तकरीबन 2.5% नीचे के भाव पर लगाए गए। और उसके बाद आप देखें तो जो रेफरेंस प्राइस था, इससे मैं बता रहा हूँ जैसे कि 2.5% के नीचे था, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला और फिर ऑर्डर्स को सेम तरीके से कैंसिल कर दिया गया। तो इससे इन्होंने देखें तो ऑलमोस्ट 72 लाख रुपए के आसपास की जो है कमाई की। अब इनके भी देख लेते हैं कि क्या सौदे थे और कैसे सेबी की पकड़ में आए। आपकी स्क्रीन पर डेटा पूरा आएगा। सेंसेक्स 78,000 की कॉल जो है इन्होंने बाय की, क्वांटिटी आ रही है और ये इंट्राडे ट्रेड्स थे। सिमिलरली आप देखें तो 77,800 की पुट है, 77,900 की पुट है, यहाँ पर भी इन्होंने इंट्राडे में पोजीशनिंग की। तो फिर सभी की तरफ से आप देखें तो रिकॉर्ड समय में एक्शन देखने को मिला और सीएनबीसी आवाज़ की जो पूरी मुहिम थी वो रंग लाई। शुक्रिया आशीष, और बिल्कुल सीएनबीसी आवाज़ की मुहिम रंग लाई। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे
जैसा मैं कह रहा था, ये एक बेयर मिनिमम है जो हमने किया, और एक सेबी का शुक्रिया, क्योंकि सेबी ने उस चीज़ को नोटिस किया और रिकॉर्ड टाइम में एक्शन लिया, ये भी इम्पॉर्टेंट था। मार्केट क्लोज होने वाली है, ध्यान रखिएगा 315 पर प्री कैश क्लोजिंग होने वाली है, यानी कि एफएनओ के स्टॉक्स की कैश क्लोजिंग जो हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एफएनओ ट्रेडिंग चलती रहेगी, लेकिन करीब करीब 2 मिनट बचे हैं उस क्लोजिंग से पहले। एक बार सेंसेक्स का रेट देख लेते हैं कहाँ पर है। थोड़ा कूल ऑफ हुआ है सेंसेक्स एक्चुअली, एक्सपायरी से जस्ट पहले 77,471 पर आया, अब 77,500 पर है, थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। देखते हैं कुछ आखिरी में कुछ मूव आता है या नहीं आता है। और थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो वापस 57,500 के नीचे आया है। थोड़ा ऑनेस्टली अगर आप मुझे कहेंगे ना, तो मुझे बैंक निफ्टी की क्लोज थोड़ी रिलेटिवली ख़राब लगी, मतलब इससे बेटर हो सकती थी, लेकिन आई थिंक वो ब्रेंट का शायद एक इम्पैक्ट आ गया उस वजह से। चलिए इस वॉल पर देख लेते हैं मार्केट क्लोजिंग। निफ्टी करीब करीब 140 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 244 पॉइंट नीचे, और इसके बाद आप देखें तो बैंक ऊपर सॉरी, और निफ्टी आईटी 230 पॉइंट ऊपर। नीचे बोलने की आदत लग गई है तो ऊपर मार्केट आज। मिड कैप 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप 3/4% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन आज एडवांसेस के फेवर में था, तो ये अच्छा था। अब लेकर आइए इंडिया विक्स 6% नीचे आज 10.6 पर। चलिए आज मार्केट में अच्छी रैली थी तो इंडिया विक्स का गिरना बनता है। अब आते हैं आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। यहाँ पर क्या क्या था? रियल्टी करीब करीब 1.5% ऊपर, कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी, आईटी, फाइनेंशियल्स और निफ्टी बैंक, यहाँ पर आपको रैली देखने को मिली। गिरावट कहाँ पर थी? सुबह तो एक भी लूजर नहीं था। टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग आई और ऑयल एंड गैस थोड़ा सा नीचे आया। अब आते हैं आज के निफ्टी गेनर्स पर। उसमें इटर्नल था सबसे ऊपर, करीब करीब 2.5% ऊपर। कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक, आईटीसी और श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर अच्छी रैली थी, करीब करीब 1.5 से 2% की। गेन लूजर्स में क्या कहते हैं? हिंडाल्को, ये थोड़ा सा आज हमारा एक व्यू गलत पड़ा, बाकी सब ठीक थे, लेकिन हिंडाल्को करीब करीब 1.5% नीचे रहा। टाटा कंज्यूमर, यहाँ हल्की सी गिरावट आई। इंटरग्लोब एविएशन ये 2.5% नीचे था। अपोलो हॉस्पिटल्स, नेस्ले और बीईएल, ये भी हल्का सा रॉन्ग साइड पर पड़ा, यहाँ पर करीब करीब 0.5% की गिरावट आई। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट का एक्शन, क्लोजिंग एक्शन, निफ्टी 136 पॉइंट ऊपर। एक बार लिख के रख लेता हूँ अब ये प्री कैश रेट्स। सेंसेक्स में 77,485, निफ्टी में 24,213 और बैंक निफ्टी में 57,444। एक काम करते हैं, हम कैश की बात कर रहे थे, वो जो आज हमने एक शो किया उसका एक अंश सुना देते हैं आपको, क्योंकि अब और उसके बाद जब 320 पे वापस फिर लास्ट के 10 मिनट की क्लोजिंग पर आएंगे। एक वो अंश सुनते हैं, आइए। क्या सेम डे ऑप्शंस को डीलिंग किया जाए कैश के साथ? अगर ऐसा ना पॉसिबल हो, क्योंकि बाकी ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आप उसको डीलिंग करेंगे? अगर ऐसा पॉसिबिलिटी ना हो तो और क्या ऑप्शन हो सकता है फिर मैनिपुलेशन रोकने के लिए? देखिए देखिए मैनिपुलेशन रोकने के लिए सबसे पहले तो अपने जो ऑर्डर्स का जो कैंसिलेशन हो रहा है वो अपने को बंद करवाना होगा, और फिर दूसरा सेबी को ये वॉच रखना होगा कि मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट ने कोई भी शेयर आज खरीदे और सुबह सुबह उठते उसको वापस से रिवर्स कर देना, उसको सेल कर देना, एंड दे आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उस पर थोड़ा नजर रखना पड़ेगा कि क्या उसकी एक्टिविटी बाई सेल या सेल बाई की एक्टिविटी के कारण कुछ मैनिपुलेशन आ रहा है क्या ऑन द एक्सपायरी डे। और सबसे अच्छा तो सर यही है कि 3:15 पे अपने पूरा ऑप्शन मार्केट को बंद कर दे, क्योंकि कैश अपने जो सिस्टम में लेके आए उसका मेन पर्पस यही है कि प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी इन द स्टॉक्स। ऑप्शन से अपना उसको कुछ लेना देना नहीं है, तो नॉट ऑन द एक्सपायरी डे अपने डेली अपने 3:15 पे पूरा का पूरा ऑप्शन मार्केट बंद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अगर कैश का पूरा ऑब्जेक्टिव ही है कि लास्ट की वोलेटिलिटी को हटाना, तो उसमें क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है कि 3:15 बजे आप ऑप्शन ट्रेडिंग को ही बंद कर दें? लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि ओवरऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग तो 340 तक चल रही है, तो ऐसे में वो आप उसको कैसे करेंगे डीलिंग, है ना? ये थोड़ा सा एक शायद मामला हो जाएगा देखने वाला। नितेश जी, एक और जो चीज़ आपने कही थी कि आपने एक इंटरेस्टिंग डेटा बोला कि जो लो वेट वाले स्टॉक्स हैं उनमें 1% और जो हाई वेट वाले हैं उनमें 3% का एक मूव रखा गया था। अब एक सजेशन ये भी आया था कि 3% बहुत बड़ा प्राइस बैंड है और 3% से काफ़ी ज़्यादा मूव आ सकते हैं, खासतौर से ऑप्शंस को लेकर। तो क्या उस बैंड को भी थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं? 3% को 1% पे ले आए, ये हो सकता है क्या? या फिर ये फिर एक कैश के बेसिक फंडामेंटल के अगेंस्ट हो जाएगा? देखिए, तो मैंने ये कहा था कि एक्चुअल प्राइस मूवमेंट उस दिन पे
विच इज सेटलमेंट प्राइस वर्स माइनस कैश प्राइस। वो एक्चुअल डिफरेंस आप देखेंगे तो अधिकतर जो लो वेट स्टॉक्स हैं उनका सेटलमेंट 1% ऊपर हुआ था उस दिन पे। जो हाई वेट स्टॉक्स थे उनका सेटलमेंट उतना ऊपर नहीं जा पाया था। अगर वो भी ऊपर चला जाता तो सेंसेक्स बहुत ऊपर चला जाता। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि क्या हम बैंड को नैरो कर सकते हैं, तो अगर हम ये ग्लोबली कंपेयर करें तो ऑनेस्टली इस चीज का बहुत लूज एविडेंस है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि 1% की बैंड के अंदर मैं रखूंगा, तो मेरे हिसाब से वो बैंड बहुत टाइट हो जाएगा। ग्लोबली इसमें ये जरूर करा जाता है कि अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा मूव कर जाता है तो ऑक्शन टाइमिंग को बढ़ा दिया जाता है ताकि लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए और समय मिल सके। ग्लोबली ये फॉलो करा जा सकता है। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म सोचें और एकदम हम चाहें कि सब कुछ स्मूथली वर्क करें, तो हमको चाहिए एक्चुअली कैश मार्केट में लिक्विडिटी। कैश मार्केट में लिक्विडिटी तभी आएगी ऑनेस्टली जब एसटीटी रेट्स कम करे जाएंगे। आज की डेट में दिक्कत ये है कि एक आर्बिट्राजर को अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती भी है तब भी वो एक्चुअली कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको कम से कम 50-60 बिप्स का तो कॉस्टिंग है कि अगर वो एक स्टॉक की बास्केट को खरीदेगा बेचेगा, उसमें ही एसटीटी बहुत ज्यादा है, 25 बिप्स की एसटीटी आ जाएगी, उसके ऊपर फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्लिपेज। तो ये ऐसी चीज कर पाना कि जिसमें कोई भी फायदा ना उठा सके और लिक्विडिटी बढ़े, उसके लिए आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हम एसटीटी रेट्स को कैश मार्केट में एटलीस्ट कम करें। कुलदीप जी, क्या आपको लग रहा है कि सेबी के एक्शन का डर होगा, और उसका सबसे बड़ा टेस्ट तो आज ही है, आज सेंसेक्स की फिर एक्सपायरी है, आपको लग रहा है कि आज थोड़ा सा मामला रिलेटिवली बेटर होगा? मुझे लग रहा है कि आज जो सुबह से भी प्राइस मूवमेंट देखें तो काफी वो एक इक्वल कह लीजिए नॉर्मल प्राइस एक्शन जो है वही दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। अभी भी क्लोजिंग तक देखते हैं कैसा है, पर मुझे लगता है कि अगर सेबी ऐसे एक्शन लेती रहेगी इन फ्यूचर तो ये जो टाइटनेस है ये बनी रहेगी, और मुझे लगता है कि एक्सपायरी का कम से कम जो प्रोसेस है ये स्मूथ हो आगे आने वाली एक्सपायरी में दिखने को मिलेगा। जैसे आपने बोला भी कभी मंथली एक्सपायरी आने वाली है, तो मंथली एक्सपायरी में मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन आपके पास डाटा जो है वो काफी ज्यादा होगा। आपके काफी सारे इंडाइसिस जो है उनकी एक्सपायरी एक ही दिन हो रही है और स्टॉक्स की भी एक्सपायरी हो रही है, तो उस दिन इस चीज को क्लोजली वॉच करना, और जैसे चाहे को वो छोटे लेवल पे इस चीज को मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे कोई बड़ी एंटिटी नहीं है, उसको भी वॉच करना और उस पर एक नजर रखना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब देखिए इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस में आज कुछ उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है श्रेया, देख रहे हैं आप? ये होता है रेगुलेटर का डर। सेंसेक्स रखिएगा क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, और इसके लिए ठीक है। और ये जो है ना 485 और 430 कुल मिला के 55 पॉइंट, और ये पूरा अगर आप देखें तो यही होता है अगर रेगुलेटर उस तरह से एक्शन ले तो। थोड़ा सा निफ्टी में आज फिर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मामला बन रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक में, लेकिन चलिए निफ्टी बैंक में एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है, तो उसके लिए इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा वहाँ पर, लेकिन फिर भी ये भी नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मामला सुलटेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अब कैश में वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, जैसे धीरे धीरे लोग अडेप्ट करेंगे चीज़ों को ना, तो वो वहाँ पर कैश के वॉल्यूम बढ़ेंगे, वो भी इम्पैक्ट आएगा। चलिए इसको ट्रैक करते रहेंगे, तब तक काम करते हैं। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय क्या मार्केट में साइन है कि मार्केट एक वॉल ऑफ वरीज को क्लाइम कर पाएगा, खासतौर से इस कच्चे तेल की वॉर को, या फिर एक करेक्शन की सेंस बन रही है आपको? गुड आफ्टरनून अनुज जी, धन्यवाद इस शो पर बुलाने के लिए। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट धीरे धीरे करके इस क्रूड के कंसर्न को लेकर मेरे ख्याल से काफी डिस्काउंट कर चुका है मार्केट। अगर हम उसकी जगह अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स में एक्चुअली हमने बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखा, और मार्केट शायद अब फ्यूचर अर्निंग्स और जो फर्स्ट क्वार्टर का अर्निंग्स आया है उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ी एक अच्छी तेजी बनी रह सकती है। और जहाँ तक क्रूड की बात है, ये धीरे धीरे करके जैसे हॉर्मुज़ में अगर कुछ ओपनिंग आएगा या ये जो पूरा इश्यू है ये धीरे धीरे रिजॉल्व होगा तो शायद क्रूड वापस नीचे आएगा, और ये न्यू जर्क रिएक्शन है, ये इस तरह चलते रहेंगे। मार्केट ने ये वॉलेटिलिटी ऑलरेडी पहले देखी है, तो मेरे ख्याल से अब उतना कंसर्न नहीं है, ये काफी कुछ प्राइस इन हो चुका है। ओके, तो ये अगर आप देखें चीज़ें
प्राइस में फैक्टर्ड इन है, ये राकेश जी मानते हुए। अच्छा राकेश जी, आपसे जो पिछली मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तब से लेकर अब तक में दो चीज़ें बढ़ी हुई हैं। ये मेटल्स में एक अच्छा पुल बैक आया है, रिवर्सल आया है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो प्रीशियस मेटल्स हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग, आई मीन फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस मेटल्स तीनों बास्केट अच्छा कर रही हैं। थोड़ा सा मेटल की तरफ या फिर कमोडिटीज़ की तरफ रुख बढ़ा है क्या आपका इस बीच? अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर वीरेंद्र जी, तो स्टील के दाम अभी भी थोड़े से करेक्टेड है। यहाँ पर ऐसी उम्मीद है कि मॉनसून खत्म होने के बाद में जिस तरह से डिमांड आएगी उसके से शायद स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे। कुछ हद तक स्टील प्राइसेस को ग्लोबल प्राइस के कंपैरिजन में सपोर्ट भी मिला हुआ है, क्योंकि ड्यूटी का एक बेनिफिट है। और जहाँ तक बाकी जो नॉन फेरस मेटल्स की बात है, इसमें ऑब्वियसली मतलब तेजी अच्छी बनी है यहाँ पर, बट स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी उसको काफी कुछ फैक्टर इन करके रखे हुए थे वीरेंद्र जी। तो यहाँ से थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कॉशियस रहने की जरूरत है, बट स्टील में हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बेटर आए, क्योंकि प्राइसेस में इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, ये आपका व्यू हो गया मेटल्स पर। राकेश जी, गुड आफ्टरनून। इटर्नल, स्विगी, आज दोनों स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। हमने गिरावट भी देखी थी स्विगी में, लेकिन इटर्नल फिर भी मजबूत था। क्विक कॉमर्स स्पेस में ये दो खिलाड़ी कैसे नजर आ रहे हैं सर? बिल्कुल श्रेया जी, इटर्नल हमारा सबसे बड़ा होल्डिंग है हमारे फंड का कुछ समय से, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फूड डिलीवरी में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अभी वापस उनका ग्रोथ रेट भी ठीक आया है और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। और क्विक कॉमर्स में अनडाउटेडली दे आर द बेस्ट एग्जीक्यूटर। तो उनकी अगर आप एक्सपेंशन की बात करें, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें, तो वो शायद सबसे बेहतर है। और यहाँ से बाकी सारे प्लेयर्स को बहुत कुछ कैचअप करना है इटर्नल तक पहुँचने के लिए। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है इटर्नल में अभी भी काफी तेजी बनी हुई है। और जहां तक स्विगी की बात है, वो धीरे धीरे करके फूड डिलीवरी में कैचअप कर चुके हैं। मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा और इम्प्रूव होता जाएगा, ऐसा हमें लगता है। क्विक कॉमर्स के अंदर पहली बार उन्होंने कंट्रीब्यूशन लेवल पे मार्जिन ऑलमोस्ट न्यूट्रल दिखाया था, और ये जो अगर घरेलू कंपनी बन जाएंगे तो उससे हो सकता है कि इन्वेंट्री लेड मॉडल पे जाने से कुछ मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। और जहां तक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की बात है श्रेया जी, तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर ब्रॉडली ये 5 प्लेयर बचे हैं, उसमें से एक प्लेयर के पास में अभी फिलहाल के लिए कैश बैलेंसेस कम है, बाकी 2 प्लेयर छोटे लेवल से काफी ग्रोथ दिखा रहे हैं। बट यहाँ पर ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी मेरे ख्याल से स्टेबलाइज्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि काफी कुछ जो एक हिसाब से ग्रोथ लानी थी स्टोर नेटवर्क्स वगैरह के हिसाब से, वो काफी प्लेयर्स ऑलरेडी ला चुके हैं। तो अब सबका फोकस यूनिट इकोनॉमिक्स सुधारने पर होगा, जिसका फायदा शायद स्विगी को सबसे ज्यादा मिलेगा। चलिए, तो ये दो न्यू एज स्टॉक्स पे आपका व्यू। अच्छा राकेश जी, एक बात और, इस बार एग्रेशन जो है वो बैंक से अच्छा एनबीएफसीज में है ना? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। आप देखिए ज़्यादातर एनबीएफसीज इस बार अच्छे नंबर्स के बाद अच्छा मूव देखे गई, टर्बुलेंस के बाद हमें 5-7% रिट्रेसमेंट, वो बात दैट्स समथिंग डिफरेंट। एचएफसीज भी, ये एचएफसीज ने अच्छा किया। कल पीएनबी हाउसिंग ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, और गोल्ड फाइनेंस कंपनियां गोल्ड प्रिडिक्ट कर भी रही हैं। आपका एनबीएफसीज पर टेक क्या है अभी, और अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक होकर बता पाए तो? बिल्कुल, हमको लगता है वीरेंद्र जी की एनबीएफसी स्पेस में दो चीजें बहुत अच्छी हो रही है। एक तो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है, और बहुत सारी एनबीएफसी जो कंज्यूमर स्पेस को फंड करती है, वहां पर भी हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। और जो आपने बताया, जैसे बाकी जो प्रेशियस मेटल से रिलेटेड है या हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड है, वहां पर भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। दूसरा, जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स में एक एक्रेशन आ रहा है, उससे शायद घरेलू मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। उसका एक फायदा इन सारी एनबीएफसीज को भी मिलेगा, क्योंकि उनके कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो शायद इस लेवल पे या थोड़े मॉडरेट हो सकते हैं। तो ये जो इतनी स्ट्रांग ग्रोथ आ रही है क्रेडिट साइड में, उसको फंड करने के लिए आपको लिक्विडिटी की चिंता नहीं है। तो ऑब्वियसली उससे मेरे ख्याल से निम यहाँ से स्टेबल या स्लाइटली इंप्रूवमेंट में जा सकते हैं, और ग्रोथ के हिसाब से ऑपरेटिंग लिवरेज का बड़ा बेनिफिट आता है। तो हमारे पास में इस स्पेस में एक्चुअली टाटा कैपिटल करके एक कंपनी है जिसमें हमारा अच्छा खासा होल्डिंग है। ये रिकमेंडेशन है, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ हमारे पोर्टफोलियो में जो है, जहाँ पर हम कंटिन्यूसली अच्छा ग्रोथ रेट देख रहे हैं, और वहाँ पर उनका ओवरऑल ऑपरेटिंग लिवरेज और जो क्रेडिट कॉस्ट है, इन दोनों में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, जिससे अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। तो एनबीएफसी स्पेस में को लेकर हम थोड़े ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू लार्ज बैंक्स अभी फिलहाल के लिए हमारे पोर्टफोलियो में।
ओके, एनबीएफसी स्पेस ज़्यादा पसंद आती है। राकेश जी, कुछ नया जोड़ा है क्या आपने, कोई नई थीम जहां पर आप रिसेंटली बुलिश हुए हो? तो श्रेया जी, अगर आप देखेंगे अगर करेंसी जिस हिसाब से डीवैल्यू हुआ है अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबल करेंसीज के कंपैरिजन में, और उसको लेकर ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड, उनमें काफ़ी एक पॉजिटिविटी दिखती है। तो कुछ स्पेस है जो ऑटो या ऑटो कंपोनेंट स्पेस को लेकर, जहाँ इंडियन डिमांड भी बहुत अच्छी है और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। और अगर जहाँ पर कोई ग्लोबल प्लेयर है जिसका एक इंडियन आर्म है, उसके पास एक्चुअल में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने से एक और इम्पोर्टेंट मार्जिन ड्राइवर बन जाता है। तो ये जो एक स्पेस है इसमें केमिकल्स, फार्मा, सीडीएमओ, ये स्पेस हमको थोड़ा पॉजिटिव लगता है। यहाँ पर हमने या तो नए एंट्रीज लिए या वेटेजेस बढ़ाए हैं शेयर। अच्छा राकेश जी, डिफेंस में कुछ जोड़ा है आपने, ऐड किया है क्या डिफेंस में? या फिर एक बास्केट और जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ईएमएस में अच्छे रिवर्सल्स विजिबल है अब, कुछ कोई स्किप जोड़ी है यहाँ से? बिल्कुल, ईएमएस स्पेस में वीरेंद्र जी, मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने बताया था, एक कंपनी है जिस एवलॉन टेक्नोलॉजीज, ये करीब हमने 6-7 महीने पहले इसमें एक अच्छा खासा पोजीशन बिल्ड किया था। और वहाँ हमारा मानना यही था कि ये कंपनी, एक बड़ा पार्ट इनका यूएस सेल्स पे है, और वहाँ पर डिस्पाइट यूएस इंडिया जहाँ टैरिफ बहुत ज़्यादा था पिछले साल में, उस कंपनी ने बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिखाया था। तो यहाँ पर एक ऐसा हमको उम्मीद था कि इनकी ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रांग रहने वाली है यहाँ से आगे जाकर भी, और मार्जिन इंप्रूवमेंट लगातार बनता रहेगा। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर हम पॉजिटिव थे इस पूरे संदर्भ में, और एवलॉन टेक्नोलॉजीज में हमारा एक बड़ा होल्डिंग था जो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी भी हम स्पेस, जैसा मैं आपको बता रहा था, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह के जो स्पेसेस हैं जहाँ पर रूपी बेनिफिट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में हमारा पोजीशनिंग जो बेटर हुआ, उसका बड़ा फायदा आने वाले कुछ सालों तक मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए सामने। मीनवाइल एडजस्टेड क्लोज सेंसेक्स की आ गई है, और जैसा मैं कह रहा था 77,485 के मुकाबले 77,537, एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ और सिर्फ 52 पॉइंट का डाइवर्जेंस। जैसा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कहता, ये है रेगुलेटर के एक्शन का इम्पैक्ट। एक एक्शन आ गया ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी इसके बाद इस तरीके की हरकत दोबारा करने की। अभी भी टाइम लगेगा चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में, लेकिन क्या होता है ना, एक बार रेगुलेटर एक्शन लेता है ना, वो भी इतनी जल्दी एक्शन लेता है। निफ्टी में देखिए सिर्फ 20 पॉइंट का डाइवर्जेंस है, 24,211 के मुकाबले 24,231। बैंक निफ्टी में देखिए सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का डाइवर्जेंस है। ये अब कैश में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अब धीरे धीरे ऐसे, और अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मंथली एक्सपायरी पे ये हो गया, इस तरीके का प्राइस एक्शन आ गया मंथली एक्सपायरी में, इंडेक्स में, स्टॉक्स में, फिर मुझे लग रहा है कैश में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। फिर जो सेबी चीफ कह भी रहे थे, जो चाह भी रहे थे, और इसके, लेकिन इसके लिए ना उस एक्शन की ज़रूरत थी। आपको एक डेटा मिला, आपने उस पर काम किया, और आपने तुरंत की तुरंत एक्शन किया। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और अब ये जो है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप जाते हैं तो हर कोई रेड लाइट को रिस्पेक्ट करता है ना। हमारे यहाँ कौन रिस्पेक्ट करता है? खासतौर से बाइकर्स तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। रॉन्ग साइड पे आ गए, इधर से आ गए, उधर से आ गए। आप 10 दिन तक ना उनके ऊपर चालान करना शुरू कर दीजिए और खड़ा कर दीजिए वहाँ पर पुलिस वाले को, ऑटोमेटिकली सब स्टॉप लाइन के पीछे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वो हैबिट बन जाएगी। तो यही होगा, एक बार आपको एक डर होगा तो उसके बाद आप उस तरीके से बिहेव करेंगे। और उसके बाद फिर स्कूल में जब बहुत ज़्यादा शोर में आते थे तो टीचर का डर होता था, टीचर आ गए सब चुप हो जाते थे एकदम क्लास में ना। तो अभी ये एक रेगुलेटर का जब एक्शन होता है ना, तो ये आप उसको इस तरीके से देखें। तो चलिए, एक अच्छी चीज़ है। आज मेरे ख्याल से पहली एक्सपायरी है जिसमें इसका डिफरेंस बस जिसमें कोई वो नहीं हुआ मैनिपुलेशन या कोई हेरा फेरी या कोई ऑप्शन प्राइस में अप टेक डाउन टेक नहीं हुई। थोड़ी बहुत तो देखिए होगी, उतना तो, लेकिन ये नहीं है कि वो 2 वाला 100 हो गया या 165 वाला 0 हो गया, वो सब नहीं है। बाकी थोड़ा तो एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस घूमे ऊपर नीचे होंगे, उतना तो काम है मार्केट का, वो तो होगा, है ना। लेकिन खैर एनीवे जो भी है ये पॉजिटिव है। चलिए काम करते हैं,
सुबह सुबह लक्ष्मण जी ने स्टोरी ब्रेक की थी, अब वो ऑफिशियल हो रही है। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक और फर्स्ट जॉइंट स्टेटमेंट भी आ चुकी है। लक्ष्मण जी पूरी डिटेल्स दीजिए। जी, दरअसल जैसा कि सुबह बताया था, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में बैठक खत्म हो चुकी है और उस बैठक में दो तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण निकल कर आई है। पहली बात जिसका जिक्र हमने प्रमुखता से सुबह किया था, उसको इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोहराया गया है और वो ये कि दोनों देश यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द लागू करने पर जोर देंगे। यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट को लेकर मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जो है भारत और जापान के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करने की जो साझेदारी है, उसका पहला प्रोजेक्ट है जो जापान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और जापान और भारत मिलकर के इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा और भारत में डेवलप करेगा बीईएल इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा और इसके लिए 2024 में मेमोरेंडम ऑफ इंप्लीमेंटेशन साइन हो चुका था, लेकिन प्रोजेक्ट तब से आगे बढ़ा नहीं था। तो अब जाकर के आज यहाँ बैठक में साझा बयान में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द लागू हम करेंगे। दूसरी चीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी जापान और भारत के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाया जाएगा, इसकी भी बात यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है। तीसरी चीज, जो नेवी है, इंडियन नेवी है, वहां के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, दोनों के बीच में साझेदारी बढ़ाई जाएगी, इस पर भी खास फोकस किया गया। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में ऐसी बड़ी बातें, मोटे तौर पे बातें कही जाती हैं, फिर आगे चलकर आने वाले दिनों में आप एमओयू होता हुआ देखेंगे, दोनों देशों के बीच में करार होता हुआ देखेंगे, कंपनियां कैसे आगे इसका प्रोडक्शन करेगी, इसका रोड मैप आता हुआ देखेंगे। ओके, चलिए शुक्रिया लक्ष्मण जी पूरी इस खबर को बताने के लिए विस्तार से। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बीएल कल भी एक्शन में रहेगा और ये खबर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रणनीति का टाइम हो गया है, रणनीति पे आते हैं। अनुज, अब आपने एडजस्टेड क्लोज भी देख लिया, पोस्ट कैश इट्स 24231, कैसे अप्रोच करें आज के इस क्लोज को और कल के रिव्यू क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए अब ऐसा है कि अच्छा, पहली बात तो ये कि एक दो पुट्स कोलैप्स हुए, लेकिन वो एक्सपायरी वाले दिन होगा और आज भी बहुत लोगों ने सोचा होगा कि थोड़ा सा, अब जैसे 77,500 की पुट है वो 70 रुपये पर थी, लेकिन वो टाइम वैल्यू थी उतनी उसकी, वो ज़ीरो हुई, वो चलेगा, ठीक है। या फिर 77,600 की कॉल थी, वो 29 रुपये पर थी, वो 2 रुपये पर आई, क्योंकि अभी भी कुछ लोग गैम्बलिंग तो करेंगे ना कि शायद एक आध ऑप्शन एकदम से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो एक ओपन अनशट केस था पिछले हफ्ते वाला, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है आज, ये अच्छी चीज़ है। अब देखिए स्ट्रैटेजी मेरी वही रहेगी जो मैंने आपको 320 पर बताई थी। आज मार्केट में बॉटम बनने के संकेत हैं, क्योंकि कच्चा तेल इस तरीके से ऊपर आया, उसके बावजूद मार्केट नहीं गिरा, वरना मार्केट को गिर जाना चाहिए था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आप तेज़ी का पहला दिन है, हो सकता है हम 24,600 की तरफ जाएं। अगर कल का लो ब्रेक होता 24,025 तो वो थ्योरी नलीफाई होगी। और आप कुछ भी करें, कल मंथ एंड ऑप्शंस के थ्रू करें, नेकेड फ्यूचर ना लेके जाएं, क्योंकि उसमें रिस्क रहता है। या तो मंथ एंड की कॉल ले लें या हेज करें, दो में से एक चीज़ करें, ये आई थिंक बीरू बेटर रहेगा। ओके, चलिए तो ये है जनाब निफ्टी की रणनीति और कल के लिए। और नेकेड फ्यूचर्स ना लेकर जाएं, कॉल्स के जरिए अगर आप देखें तो इस तेज़ी को खेलें। मंथ एंड की कॉल इट्स 24231 फॉर निफ्टी बैंक करीब आपकी स्क्रीन पे इट्स 57495 टुवर्ड्स क्लोज इन फ्यूचर्स में और भी मोमेंटम आ रहा है। एक बार जरा प्लीज़ टूबुलर स्पेस रखिए जरा मेरे स्क्रीन पर, जो फ्यूचर्स जो हैं जो मोमेंटम अच्छा जनरेट करके गए। एच पे एक स्टॉक गया है, बहुत एच पे, लास्ट पॉसिबल याद रखें इस कार्यक्रम का एक लास्ट मैं प्रश्न लूँगा। मानस, ये बजाज ऑटो देखेंगे एक बार जरा, 11,793 प्रिपेयर है क्या किसी अच्छे मूव के लिए काउंटर? देखिए पैटर्न तो पॉजिटिव है बजाज ऑटो का। और अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था, तो जो कल का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 11,500 का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और अगर 11,800 के ऊपर निकला तो शायद उसके ऊपर आपको 300 से 400 पॉइंट की रैली बजाज ऑटो दिखा देगा। बजाज ऑटो फ्यूचर्स में 1% ऊपर था, ये शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली। कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स थे आज के सेशन में, और इनफैक्ट फ्यूचर्स में कौन स्टॉक डीज हाइपर बंद हुए। एक बार बजाज ऑटो तो अभी हमने चर्चा की, कोल इंडिया कुछ हरकत आई लास्ट में फ्यूचर्स में। अगर आप देखें HDFC AMC रखिएगा, वो काउंटर्स जहाँ पर लास्ट में अगर आप देखें तो कुछ देखने को मिला। इसके बाद हंडे रख दीजिएगा स्क्रीन पर, डिक्सन की चर्चा हुई थी, ग्लेनमार्क रखिएगा। अच्छा, ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर हंडे मोटर्स डेज हाइपर, ये गाबासा की पिक थी जहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज डेज हाइपर 2.5% ऊपर था, ग्लेनमार्क फार्मा 4% ऊपर फ्यूचर्स में, और 2332 अगर आपको कैश में नजर आएगा, 2345
आपको नजर आएगा फ्यूचर्स में? एक लास्ट पॉसिबली चार्ट चेक इस सेशन का, और ये पर्टिकुलर काउंटर गाबा सर आप देख लीजिए, ग्लेनमार्क फार्मा फ्यूचर्स में 4% ऊपर ये काउंटर। एक मिनट मैं जानने का चार्ट निकाल लेता हूं यहाँ पर। ग्लेनमार्क, सॉरी, यस ग्लेनमार्क अच्छा लग रहा है मुझे, कल के लिए अच्छा है। 2400 तक जा सकता है, अपग्रेड करें 2325, स्टॉप होगा 2300, मतलब 1:3 पॉसिबल है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क 2332 पे एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और 2-3 स्टॉक्स जो कि बहुत इम्प्रेस जिन्होंने किया आज। HCFC MC का रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग था, बस अगर आप देखें लास्ट 2 ड्यू एवरेजेस जिस पर रह गए हैं। Hyundai का क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मेशन जिसे कहते हैं फ्लैग वो स्क्रीन पर है, और साथ ही साथ डिक्सन करीब 2.5% ऊपर एट 14833। डिक्सन नवंबर 25 के बाद अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हुआ। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोज। हाँ वीरू, बिल्कुल। और एक्चुअली कुछ खास मूव्स आते नहीं हैं अब टुवर्ड्स द एंड ज़्यादा, क्योंकि इशू क्या हो गया कि कैश की जो क्लोजिंग है वो तो 3:30 पे बंद हो जाती है, और जो FNO के कैश स्टॉक्स हैं वो 3:15 बजे बंद हो जाते हैं। 3:30 to 3:40 ना एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट हो गया है मेरे ख्याल से। आई थिंक इस पर थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, और शायद हो भी चेंज मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा ना क्लोजिंग दोनों सेम टाइम पर हो, आई थिंक वो ठीक रहेगा। ऐसा कुछ हो जाए तो बेटर रहेगा। आई एम श्योर ऐसा कुछ उस पर विचार होगा। आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे मूव्स आए। आज एक ITC में थोड़ा सा एक डेड कैट बाउंस आया। मैं मतलब डेड कैट बाउंस से ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं मानूंगा। ये थोड़ा सा एक टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ नज़र आया आपको। और इसके अलावा और क्या मूव आए? SRF, बायोकॉन, LTM, ये कुछ और मूव्स आए जहाँ पर, मतलब ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर मूव्स आए। एक गाबा सर, अच्छा एक बार ITC देखिए, इतनी पिटाई ITC की मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। अब क्या भी होगा स्टॉक पर? देखिए ITC ऐसी जगह पर है जहाँ पर सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 262, वो बहुत ही अच्छा। लो कितना हुआ है? मेरे ख्याल से लो जो हुआ ITC का 265, 3 रुपये ज्यादा नहीं है। तो 3-4 रुपए का कोई स्टॉप लगा कर ले सके तो ये लेने की जगह बहुत अच्छी है। प्योरली ब्यूटीफुल सिग्नल आपको मिलेगा नहीं, आज का आपको दिखेगा, टेक्निकल इंडिकेटर्स दिखाएंगे नहीं, लेकिन जगह ब्यूटीफुल है। 262 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस। तो अगर आपको मिलता है तो 280-300 भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। मतलब बॉटम पिकिंग की जगह अच्छी है। 3-4 रुपए का 5 रुपए का विशिंग की जगह अच्छी है। चलिए, मार्केट क्लोज हो गई इसी नोट पर, और शेयर वीरू एक और दिन खत्म हुआ। अब बस कल वीकेंड आ गया। वीकेंड आ गया, वीकेंड नज़दीक खड़ा है, और अभी तो शुक्रवार पूरा पड़ा है। देखते हैं शुक्रवार को क्या होगा खेल। सुबह सुबह मिलेंगे आपसे ये पैनल के साथ मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।